हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम पीएससीएल मैटर एपिसोड 36। आइए साथियों, आज का लाइव कॉलिंग कार्यक्रम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। जिन भी साथियों ने 8 से सवा 8 के बीच में मिस्ड कॉल दिया है और जिनको पहले 2 पार्ट में नहीं लिया गया है, उन सभी साथियों को इस पार्ट में लिया जाएगा। तो आइए बिना समय गंवाए तुरंत कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं 8949466981। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है। सर बताएं सर, आपका शुभ नाम। सर मैं जयजी वार्ता यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। जी सर, ये और आपका मेरा नाम विकास शर्मा है। जी सर, ये नंबर सर आपका नया है क्या? नहीं सर, ये नंबर पुराना हो सकता है, कैसे डिलीट हो गया हो। अच्छा, ये पहले नहीं आया है। जी बताएं सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ आ गया सर, नाम आ गया आपका। जी बताएं सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? सर मुझे 6 राज्यों के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और मैंने ट्राई किया पर वहाँ से कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है किसी का भी। किसका? तो सर यदि आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हो तो जी बहुत बढ़िया होगा। किसका कॉन्टेक्ट नंबर सर? सर एक असम से चाहिए, गोवा से चाहिए, केरला से चाहिए, तमिलनाडु चाहिए, ओडिशा से चाहिए और वेस्ट तमिलनाडु के तो बंगाल से सर चाहिए। तमिलनाडु के तो सर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि उनसे कांटेक्ट हुआ था साल भर पहले। तो उस समय हम ये शीट नहीं बनाते थे, तो उस समय नहीं है। तो असम के लोग तो सर वैसे लगे हुए हैं, वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं अपने स्तर पे और वो लोग संपर्क नहीं सर, जी कोई भी नहीं है। नहीं असम मेरे से पास ही लिस्ट आ चुकी है, मैं मॉडरेट कर रहा हूँ उसको भी, पर अभी तक कोई भी आसाम से नहीं है। आसाम से थे सर। अब उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, क्या थे जो नंबर, नाम सर्च करो। उसके लिए सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए करिए, तो मैं व्हाट्सएप वहां पर दे दूंगा आपको। व्हाट्सएप का नंबर हाँ नोट कर लिए सर। एक अनिसुर रहमान जी है, उनका नंबर नोट करिए। 91 ओके सर, 91 01 01 45 45 6443 6443। जी चलिए सर, अब मैं और सर एक चीज और। जी बताएं सर। हमसे बताइए बताइए, आप बताइए। बस मैं यही बात कर रहा था ना सर, कि आपको अन्य किसी के नंबर चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप पे वो नंबर डाल दूंगा। या आप व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप में अगर डाल देंगे, भाई आसाम के जितने भी साथी हो, तो आसाम के खुद ही लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वो खुद ही संपर्क करेंगे। अच्छा अच्छा सर, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। आज मैंने सेबी से बात की थी दिन में, तो वहां पर मुझे बताया गया कि किसी प्रकार का कोई फरवरी में 50,000 का भुगतान नहीं हो रहा है। क्या तो आप सर ये मातृभूमि। जी हाँ सर, हाँ मातृभूमि क्या? मातृभूमि मातृभूमि कोई टीवी वाला है, कोई न्यूज चैनल चलाता है यूट्यूब पे, वो बोल रहा है कि फरवरी में बड़ा पेमेंट स्टार्ट होगा। सर मैंने देखिए, हेड ऑफिस से बात की है, नहीं नहीं मैं उसने कहा आपको था। देखिए देखिए सर, मैं आपको सच्चाई बता देता हूं कि देखिए, इन लोगों को अपना चैनल चलाना है तो ये कुछ भी बोल सकते हैं ना। अब ये जो लोग हैं बिल्कुल इनके बहकावे में आते हैं, ये लोग वो समझें। इससे दिक्कत हम लोगों को भी होती है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उनको आलस लगने लगती है कि अरे फरवरी में तो चालू होने जाता है, होने वाला है, तो फिर काहे को भी ये 11 सवाल लेकर के आगे बढ़े, फरवरी का इंतजार करें। फिर फरवरी का इंतजार करते हैं, फिर तैयारी करते हैं 11 सवालों को लेकर के, तो फिर यूट्यूब पे आ जाता है कि मई में चालू होने वाला है, बस देखना 1 लाख तक चालू हो जाएगा। तो फिर वो बैठ जाते हैं। तो ये तो उन लोगों को समझना चाहिए कि हमको ऐसे यूट्यूब देखना है कि हमको सही दिशा में कदम उठाना है। क्या कोई यूट्यूब वाला ये लिख के देने को तैयार है कि मेरे वीडियो में मैंने इतने दिन के लिए बताया है, हमसे लिखवा के ले लो, इतने दिन में चालू हो जाएगा? कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है नहीं। लोगों को खुद दिमाग लगाना चाहिए कि अगर यूट्यूब वाला बोल रहा है कि चालू होने वाला है, तो 2 मिनट सेबी में फोन करके बात कर ले, तो बता देंगे। यूट्यूब वाला ही क्यों बात करे सेबी में? क्या लोगों को नंबर नहीं मालूम? जब सब लोगों को नंबर मालूम है तो वो लोग खुद क्यों नहीं लगाते हैं? उनको लगाना चाहिए सेबी में। भाई जब 2 जनवरी को 2,500 की पेमेंट चालू हुई थी, तो कोई भी बंदा 3 जनवरी को जब फोन लगाएगा सेबी में, तो सेबी वाले बता रहे थे ना कि हाँ 2,500 तक का चालू है, कि नहीं बता रहे थे? तो लोगों को खुद को दिमाग लगाना चाहिए कि यूट्यूब में जो जानकारी आई है उसके बारे में हम बता दें। क्योंकि मैं बता दूं कि जो 2,500 की पेमेंट जब 2 जनवरी को चालू की गई थी, तो ये जो जानकारी आई थी वो 1 जनवरी को
लगभग मैं समझता हूं रात को 2:30 बजे करीब अपलोड की गई थी सेबी की साइट पे। ओके। तो उसके पहले सेबी वालों को भी पता नहीं था, क्योंकि 1 जनवरी को भी सेबी में हम लोगों ने बात की, तो सेबी वालों को भी पता नहीं था, हमको भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अनुमान तो सबको रहता है कि कुछ भी हो सकता है, क्या कर सकते हैं, भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 जनवरी को इन्होंने चालू किया तो सेबी में साइट पे बताने लगे कि भाई ये वो आवेदन आप लोग दे सकते हैं, वीडियो देखिए। तो लोगों को खुद को ध्यान में होना चाहिए कि अगर फरवरी की जानकारी कंफर्म है तो 2 मिनट लगेगा, सेबी में फोन करके बात करके पूछ ले, पता चल जाएगा। वीडियो पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निरंतर वीडियो जिसका देखते हो, आपने लगातार 5-6 वीडियो में देखा कि फेक न्यूज आ रही है, तो उस वीडियो को तुरंत देखना बंद कर दो, उस वीडियो को तुरंत बंद कर दो, तभी आप लोगों को भुगतान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जिस वीडियो में लगातार 5-6 न्यूज आपको फेक आ गई, क्योंकि एक फेक आ सकती है कि यूट्यूब वाले की गलती नहीं, उसको जानकारी मिल गई, उसने फटाफट में वीडियो बना दिया, तो बाद में पता चले कि ये जानकारी गलत है, तो उसमें यूट्यूब वाले को गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बंदा लगातार 5-6 फेक न्यूज दे, या उसने अपने ही वीडियो में अपने ही 6 महीना पहले पुराना कोई वीडियो ऐसे डाला हुआ है और उसकी जानकारी गलत थी, लेकिन फिर से रिपीट करके वो वीडियो डाल दिया, उसमें वही जानकारी फिर से दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं देखो अब पेमेंट चालू होगी। क्यों? क्योंकि पहले किसी ने ऐसे नेता ने बयान दे दिया, या किसी ने, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहे थे और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तो काफी सारे लीडरों ने बयान दिए कि भाई हम आपको भुगतान कराएंगे। भाई काफी सारे लीडरों ने, कांग्रेस के नेताओं ने ये बयान दिए थे कि ये भुगतान होना चाहिए, हम ये भुगतान कराएंगे। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम जीत जाएंगे तो भुगतान कराएंगे, ठीक है सर। लेकिन अभी उसी वीडियो को कुछ यूट्यूबर्स ने काट दिया, जीत जाएंगे का शब्द उन्होंने काट दिया, हाँ, और अब चला दिया कि भुगतान कराएंगे, कि भुगतान कराएंगे, ये वीडियो चला दिया। तो लोगों को लगने लगा कि भाई पहले तो ये मतलब चुनाव के पहले बोला था कि जीत जाएंगे तो भुगतान कराएंगे, और अब तो ये बोल रहा है भुगतान कराएंगे, और अब ये मंत्री है तो अब तो करा सकता है। तो ये भ्रम फैल जाता है, जबकि उसको वीडियो एक्चुअल में पुराना है। तो जब आपको लगने लगे कि हाँ ये वीडियो पुराना है, देख लो भाई, ये वही सेम आप सीन भी मैच कर सकते हैं ना, पुराना वीडियो उठा ले तो बीच का कट किया हुआ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अभी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि चिट फंड कंपनियों की दोबारा जांच की जाएगी, ये सच्चाई है, वो फेक न्यूज नहीं है। चिट फंड कंपनियों की जांच कराई जाएगी, लेकिन उसमें पीएससीएल शामिल नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, सरकार ने जो सचिवालय से जो नोटिस जारी किया गया है सभी जिलों के एसपी को, उसमें सभी कंपनियों के नाम लिखे हैं बाकायदे कि फलानी फलानी कंपनी की जांच करनी है, उसमें पीएससीएल का नाम नहीं है। यस सर। केवल चिटफंड लोग बोल रहे हैं, लेकिन लिस्ट कोई भी नहीं दिखा रहा है, लिस्ट में पीएससीएल का नाम नहीं है, क्योंकि पीएससीएल पे सचिवालय कह रहा है कि हमको जांच करने का अधिकार ही नहीं है। ये जांच कौन से कंपनियों पे की जाएगी? जिसका मामला अभी तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, केवल उन्हीं का, जिनका सेशन कोर्ट में चल रहा हो या पुलिस जांच कर रही है। जानकारी मैं और देना चाहूंगा जी। राजस्थान में एक हेल्पलाइन नंबर है जी, जो वसुंधरा गवर्नमेंट ने चलाया जी। इस पर हम राजस्थान की किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या किसी भी मतलब जहाँ पर कोई जो सरकार की रोक लगी है ना किसी जगह पर जी, तो हम उसकी जानकारी क्या ले सकते हैं? ऑल टाइम 24 वो ऑन रहता है नंबर जी। वो नंबर क्या है सर? 181। अच्छा 181 जी जी। अभी जबलपुर मध्य प्रदेश से थी विशाखा दुबे जी, मैंने उनको भी ये नंबर बताया कि हो सकता है मध्य प्रदेश में भी हो, तो 181 पे जानकारी दीजिए। मेरे को कंफ्यूज था कि 181 है कि 189 है, ये कंफर्म नहीं था, तो मैंने उनको बताया कि राजस्थान में 181 है शायद, तो सब हर एक स्टेट में वही होगा, फिर भी देख लीजिएगा, तो वो भी लगाएंगी। और मैं सभी लोगों को फिर से बताऊंगा कि जिन्होंने भी 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई हुई है, अब वो लोग 181 पे कंप्लेन दें और बताएं कि भाई हमने जो कंप्लेन दी है उसको स्थानीय प्रशासन मतलब अपना तरीके से उसको दिशाएं मोड़ रहा है। हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे पैसे का मिसयूज किया गया है, तो वो बोल रहे हैं आपका पैसा लोड़ा कमेटी देगी, हमने पैसा मांगा ही नहीं जी। वहां पर जब हम कॉल करते हैं ना जी, तो वहां पर एक कंसर्न नोट होता है और उस कंसर्न का आंसर 10 दिन का देना होता है। बस में कोई नियम था जिसमें मैंने खुद कंसर्न नोट करवाया था, कुछ दिनों पहले पारिवारिक मामला था उसमें नोट करवाया था जी, तो उसका आंसर मुझे 10 दिन में दिया। क्या आप फिर से वहां पर वो कंप्लेन दर्ज कराएं और यही बताएं कि भाई आप की कंप्लेन लगाई है, उसके बारे में जानकारी उनको दीजिए कि हमने 16 पन्नों की कंप्लेन फलानी तारीख को दी है सर, 6 सूत्रीय कंप्लेन थी, जिसमें हमने ये कहा है कि हमसे इस पीएससीएल नामक कंपनी में पैसा जमा करा के मिस यूज किया गया।
उन्होंने हमसे कहा था कि जमीनें खरीद के उन्होंने उस पैसे से जमीनें तो खरीद ली, जमीनें खरीदी हैं, ये हम डिनाई नहीं करते। जमीनें उन्होंने पूरे 15 लाख करोड़ की जमीनें 5 लाख जमीनें खरीद ली, ठीक है सर। मिसयूज इन्होंने ये किया कि वो जमीनें कंपनी के बजाय अन्य लोगों के नाम पे खरीद ली, पहली गलती। दूसरी गलती, लोगों के नाम पे खरीद ली। और दूसरा अपराध उन्होंने ये किया है कि उन जमीनों पर मादक पदार्थों की खेती की जा रही है, ये गलत है जी, हाँ बिल्कुल, मादक पदार्थों की खेती की जा रही है। और तीसरा अपराध उन्होंने ये किया कि मादक पदार्थों की खेती से जो पैसा आ रहा है उस पैसे का देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग किया जा रहा है। हम चाहते हैं इसकी कार्रवाई, तो हमको स्थानीय प्रशासन बोल रहा है लोढ़ा कमेटी पैसा देगी। हम पैसा मांग कहां रहे हैं? हम बोल रहे हैं हमारे सैनिक को जिसने गोली मरवाई उसका कारण पीएससीएल कंपनी का मैनेजमेंट है, उसको गिरफ्तार कराने के लिए करें। अच्छा, अब अगर बोलते हैं, देखिए जब 15 लाख करोड़ रुपए एसपी त्यागी जी का कहना है कि कंपनी में आया था, वो संस्थापक सदस्य हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 15 लाख करोड़ बकाया है, हम कह रहे हैं 15 लाख करोड़ आया था। एसपी त्यागी जी भी बोल रहे हैं 15 लाख करोड़ आया था, ठीक है। तो जितना भी पैसा आता था उस पैसे से प्रॉपर्टी परचेस की जाती थी, तो वो प्रॉपर्टी परचेस की गई है, वो लिस्ट क्यों नहीं कंपनी दिखा रही है कि वो कहां है? वो लिस्ट इसीलिए नहीं दिखा रही है क्यों? क्योंकि उन जमीनों पे अफीम चरस गांजे की खेती हो रही है, इसलिए नहीं दिखा, छुपा रही है। भाई पैसा देना पड़ेगा, पैसा तो इनके बाप को भी देना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो पैसा तो लोढ़ा कमेटी देगी, इनके बाप को भी देना पड़ेगा, पैसा तो मिल जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टियां वर्तमान में इसीलिए छिपा रहे हैं कि जब तक लोढ़ा कमेटी बेचे करे, ये सब तीन झाम करे, उसके बाद पैसा घट जाए तो बाद में हो सकता है और प्रॉपर्टी जब्त करके बेच के हमको दे। वो लटका इसलिए रहे कि उन जमीनों पे अफीम चरस गांजा के पेड़ लगे हुए हैं, तो आप जब तक वो जमीन देखोगे नहीं तो उस पेड़ तक पहुंचोगे कैसे? अगर आपको नहीं है तो आप उसको गिरफ्तार कर लो, हमको दिखा दो वो जमीन, हमको आपको साथ में लेके चलेंगे, हम दिखाएंगे पेड़ है कि नहीं। लेकिन जमीन तो पहले दिखाओ, जमीन आपको हम दिखाएं। अगर हमको पता होता जमीन तो फिर लोढ़ा कमेटी कब की उसके पेड़ कटवा दिए होते। वो जमीन छिपाए हुए हैं और इसका प्रमाण ये कि 15 लाख करोड़ आया था, ये लिखा हुआ है। तो आप यही पूछो ना भैया, 15 लाख करोड़ आया था तो जमीन है कहां, इसकी दिखाओ, जमीन दिखाओ, तो फिर वहां पता चलेगा गेहूं की खेती है कि अफीम की खेती है, वहां पर जमीन देखो तब ना पता चलेगा। तो ये पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट कि उस पैसों का दुरुपयोग यानी देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग होता है नहीं होता है, ये आपके पास क्या प्रमाण है, हमसे ये पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, आप लोगों ने सुना होगा कि 21 और 22 अगस्त को पीएससीएल ने खुद कहा है लोढ़ा कमेटी से कि हमारे पास 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, ठीक है। 21 और 22 अगस्त इन 2 दिनों में, जबकि पैसा कलेक्शन और ज्यादा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने छिपाया हुआ है वो कलेक्शन भी। वो जब मंगवाया जाएगा लोगों से रसीदों की कॉपी तो पता चल जाएगा 21 अगस्त को और 22 अगस्त को कितना हुआ है, क्योंकि 40 करोड़ तो हमारी ब्रांच में हुआ है जहां मैं काम करता था। तो 386 ब्रांचें थी सर, अगर 40 करोड़ की हम मान लें कि 20 ब्रांचें हमारे जैसी होंगी तो 800 करोड़ तो केवल उसी का ही हो गया, 20 ब्रांचों का, क्योंकि हमारे जैसी 20-25 ब्रांचें ऐसी थी जो अच्छा काम करती थी। तो निश्चित तौर पे और कुछ ब्रांचें ऐसी भी थी जो हमसे भी अच्छा काम करती थी, यानी पैसा और ज्यादा आया है। पर इन्होंने 800 करोड़ एक्सेप्ट किया है, तो हमें ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो तो बोलेंगे भाई आप पता करो, लोगों से तो और ज्यादा भी आएगा, लेकिन 800 करोड़ उन्होंने लोढ़ा कमेटी को बोला हुआ है कि हमारे पास 21 और 22 अगस्त को आया। अब 24 अगस्त को आपकी ब्रांच का कोई भी बंदा, ऐसा बंदा हो जिसकी मैच्योरिटी डेट मई 2014 या अप्रैल 2014 या उसके पहले हो चुकी हो डेट, अच्छा, लेकिन उसको पेमेंट बंदे को अक्टूबर या नवंबर 2014 या 2015 में मिली हो, उस बंदे का बॉन्ड की फोटोकॉपी या पॉलिसी नंबर लिख करके और उसकी डीडी की कॉपी करा, फोटोकॉपी करा के, या फिर ऐसा कोई बंदा हो जिसको पेमेंट अभी तक न मिली हो, तो उनको बताइए कि भाई इस बंदे की पेमेंट, जब दोस्त को ब्रांच में गया पैसा लेने तो मैनेजर ने कहा कि पैसा है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, जब आएगा तब हम आपको देंगे, ठीक है। तो वो लौट आया क्योंकि उसको था ही नहीं, बोला पैसा नहीं है। अच्छा, नहीं है, जब आएगा तभी देंगे, तो आएगा तो उसके बाद तो पैसा आया ही नहीं,
लेकिन इसको 2015 की देखो अप्रैल में ये फलाना डीडी नंबर दे दिया गया है, ये डीडी नंबर है, ये इन्होंने बैंक में कैश भी करा लिया। तो ये पैसा इनके पास आया कहां से अप्रैल 2015 में? तो इसका प्रमाण ये है कि 21 और 22 अगस्त को जो पैसा आया था, जो कलेक्शन हुआ था 800 करोड़, वो पूरा का पूरा नक्सलियों को दे दिया गया। ठीक है, वो पूरा का पूरा उनको दे दिया गया। अब ये आपको बताएंगे क्योंकि हमने नक्सलियों को दिया है। अब उसके बाद इनके पास जो अफीम चरस गांजे की खेती हो रही थी, उस खेती से जैसे जैसे पैसा आता जा रहा था, लोगों को डीडी बनवा के दे रहे थे। क्योंकि जब उसी पैसे से पेमेंट करनी है भाई, जो पैसा 21 और 22 अगस्त को आ चुका है, तो उसकी डीडी तो ये 23 अगस्त को भी बनवा सकते हैं ना। फिर उन्होंने 8 महीना इंतजार क्यों किया? पैसा काउंटर पे रख करके कोई 8 महीना इंतजार नहीं करता। बिल्कुल भाई, या तो बैंक में जमा कर देते कि भाई 800 करोड़ ये देखो बैंक में जमा हो गया है, तब भी हम समझते। बैंक में भी जमा नहीं हुआ, क्या 800 करोड़ रुपए इनको कैश रखने का अधिकार था? जब अधिकार भी नहीं है तो कैसे रखेंगे? एक्चुअल में वो कैश रखा ही नहीं गया था, वो पैसा चला गया नक्सलियों के पास कि आप देश सैनिकों की शहादत करो, उनको मारो, और इनके ऊपर इनके आका जो है वो हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम उनके दबाव में काम करते। 8-10 लाख एकड़ जमीन पे आतंकवादियों का ही कब्जा है, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों का कब्जा है, वही व्यक्ति खेती कर रहा है। आज की डेट में आप ये जाइए, 2.25 लाख प्रॉपर्टियां पता लगाइए कहां पर है, तो आपको वहां पर दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मिलेंगे। लेकिन आप पहले प्रॉपर्टी तो देखो। जी हेलो, मुझे एक चीज बताइए, इसमें 11 सवाल है ना, ये कहाँ तक के सीनियर का जवाब देते हैं? आपके इसमें आपको एक काम करते हो गए हैं, तो बताइए कहाँ तक के सीनियर का जवाब देते हैं? सर, मैं आपको इसके बारे में बता, और अब ये मैनेजमेंट को पता चल चुका है, और मैनेजमेंट ने सारे सीनियरों को मना कर दिया है कि किसी को भी ये जवाब मत देना। भले रिसीविंग अब ले रहे हैं जबरदस्ती, तो आप दे दो, लेकिन जवाब उनको मत देना, क्योंकि लिखित में जवाब ले रहे हैं सभी लोग, भले सादे कागज में ले रहे हैं, कल ये फांसी का फंदा बनने वाले हैं। तो उन्होंने मना कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हकीकत ये तीसरे सवाल के जवाब में, और उसके बाद वो 11वें सवाल का जो मतलब सोल्यूशन है, उस पर वो अमल करेगा। लेकिन उसका अमल तभी करेगा जब एसपी त्यागी जी जैसे कम से कम 25 लोग मैनेजमेंट पे दबाव बनाएंगे। तो वो लोग दबाव तभी बनाएंगे जब उन पर जी एक और मिल चुके हैं रहते। कौन है? मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा जी। है यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश से है। जी जी, मैं आपको बहुत जल्द उसको उनका नाम बताऊंगा, रिकॉर्डिंग बताऊंगा उनका नाम, मैं पूरा रिकॉर्ड उनकी कॉल, उन्होंने जो कहा है मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। उनसे बहस भी बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई हुई उनकी। मेरे सीनियर था मेरा एक, और वो लड़ाई हुई थी मेरी खतरनाक। और हमारे जो सीनियर है टीपी सन्नी जी, श्रीमान टीपी सन्नी जी, उनके पास भी जल्दी हम 11 साल लेके जाने वाले हैं अब जी। उनको भी 11 साल का वो पन्ना सुनाई है, आंसर लेंगे सर उनके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां तक जब आप ऊपर के सीनियरों तक पहुंचे, तो उनके जो डायरेक्ट जूनियर हो वो साथ में होने चाहिए, नहीं तो पहले उनके जूनियरों को जी, क्योंकि जैसे एसपी त्यागी तक जी, क्योंकि जब एसपी त्यागी तक लोग पहुंचे तो आरएस बिष्ट उनके साथ थे, क्योंकि आरएस बिष्ट डायरेक्ट एसपी त्यागी के जूनियर हैं। अच्छा। तो इसीलिए सभी लोग अपने अपने इंट्रोड्यूसरों को पकड़ेंगे तो हम लोग ऊपर तक पहुंच जाएंगे, हमको संख्या बल भी ज्यादा मिल जाएगा, और फिर हम लोग जीत लेंगे। तो हम लोगों को 11 सवालों के जवाब तो ये देंगे नहीं, हमको भी पता है। ये केवल 11वें सवाल का जो सोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उसके बाद ये भुगतान चालू करेंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है, वहां भले वही कर दें तो भी दिक्कत नहीं है, और इसके लिए हम लोग मजबूर करेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आपका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आप सेबी वालों से 11 सवाल पूछ रहे थे, तो सेबी वालों का 11 सवाल से क्या लेना देना, आप पहले ये बताइए। वो सर एक प्रॉब्लम हो गई थी, अपने एक महान आदमी अपने कम्युनिटी में जी, जिन्होंने कहा कि 11 सवाल फर्जी है। सीनियर भी था, एक मेरा खुद का सीनियर था जो मेरे खुद के साथ नहीं था, पर मैंने कहा जब सेबी वाले ने ये सभी सवालों के जवाब सही से दिए हैं, तीसरे सवाल का जवाब उसके पास नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन सही है, राइट है, मतलब जिसका लेना वाली बहुत जरूरी है, यहाँ में लेना चाहिए, तो सेबी वाला उसका आंसर सही से दिया, तो तुझे देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सेबी को अधिकार नहीं है, वो करना चाहे तो करे, मर्जी है उसकी, लेकिन नहीं करना चाहते तो आप सेबी को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो सेबी आपके भुगतान के प्रति जिम्मेदार नहीं है। ठीक है सर, अगर सुप्रीम कोर्ट आर्डर में सेबी को कहती तो सेबी बाध्य हो जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को बाहर रखते हुए उन्होंने लोढ़ा कमेटी बना दी। अब लोढ़ा कमेटी में भले सेबी के ही लोग हैं,
लेकिन नाम तो कमेटी का ही कहलाएगा ना। आप सेबी को बाध्य नहीं कर सकते। फोन पे जब भी बात करते हैं तो वो सेबी का बंदा होता है, लोढ़ा कमेटी का नहीं होता। जो बंदा फोन पे बात करता है अगर वो बोल दे कि मैं ही लोढ़ा कमेटी में हूं तो आप उसको मजबूर कर सकते हो भैया हमको पूरे जवाब दो, हमारे को भुगतान कैसे मिलेगा। लेकिन जो वो बंदा आपसे बात करता है भले वो चाहे लोढ़ा कमेटी में हो, लेकिन जब आपसे बात करता है तो वो कहता है मैं सेबी का एम्प्लॉई हूं। तो जब सेबी के एम्प्लॉई है तो सेबी पर आप बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं थी। सेबी भुगतान के लिए बाध्य नहीं है। सेबी ने उसके ट्रेड को बैन किया है, कंपनी पे बैन नहीं लगाया है। कंपनी पे बैन लगाने का सेबी को अधिकार भी नहीं है। सेबी ने कहा मेरे यहां रजिस्टर्ड ही नहीं है तो हम बैन काय को लगाएंगे। हमने उसको मना कर दिया कि भाई हमारे से जब तक आप, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं सर कि भाई आपके यहाँ क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कई ऐसे नगर निगम होते हैं जो अपने यहाँ टोल टैक्स लेते हैं कि कोई भी वाहन इधर आएगा तो यहां पर हमको इतनी चार्ज देना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में यानी हमारे नगर निगम क्षेत्र में हमारे ही नगर के जो ऑटो वगैरह हैं वो चलेंगे, बाहर का ऑटो कभी भी इधर आएगा तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब अगर कोई तो लेकिन अच्छा अब कोई व्यक्ति गलती से उस क्षेत्र में घुस जाता है, ठीक है, तो नगर सर्कुलर है, लेकिन हम आपको जो सवारियां हैं उनको बोले कि भाई नहीं इनको सही मंजिल तक पहुंचाओ, जहां तक का भाड़ा लिया है उससे हमारा क्या लेना देना। जो उस ऑटो में सवारियां बैठी हैं वो ऑटो वाले से जाने, ऑटो वाले का काम जाने, उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा मकसद था कि हमारे क्षेत्र में इस ऑटो ने एंट्री की है, हम अपना हिस्सा ले लेंगे कि भैया इतना हमारे में आपको एंट्री करते समय लगना चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा और वो ले लो। उसके बाद या तो फिर आप बाहर जाओ, क्योंकि वो 24 घंटे का ही लगता है, 24 घंटे में आप या तो ऑटो बाहर करो, नहीं तो हम खुद ही ऑटो उठा के आपको बाहर कर देंगे। अब उसके बाद उसके अंदर जो सवारियां बैठी हैं हमको मंजिल पे नहीं जाने दे रहे हो तो वो कहेंगे भैया हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, या तो आप दूसरे ऑटो में बैठ जाओ। फिर मान लीजिए वो दूसरे ऑटो में भी बैठ जाते हैं और दूसरे ऑटो वाला कहता है हमको पैसा, तो वो कह रहे हैं हमने इस ऑटो वाले को पूरा दे दिया, ये ऑटो वाला दे दे, तो वो नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, वो सवारी जाने उसके काम जाने। तो यहां पर भी यही है कि सेबी का कहना है कि ये कंपनी हमसे रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो काम आता है वो काम कर रही थी, तो हमने वो काम बंद करा दिया। भैया वो काम बंद करो, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही उसके ट्रेड पे बैन लगाया कि हाँ सेबी का फैसला सही है, अगर उसके बाद ये कलेक्शन करती है तो फिर उसके ऊपर और अपराध बनेंगे, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन जाएगा, फिर तो और कटिया कड़ी हो जाएगी। हम केवल वही करेंगे, कंपनी बंद थोड़ी करेंगे, कंपनी तो आरओसी से रजिस्टर्ड है, वो रहने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल जी बस बाकी हम लोगों को जो 11 सवाल जो सीनियर ये कह रहा है कि ये 11 सवाल गलत है, तो उससे पूछो भाई क्या गलत है। क्या 1983 में कंपनी चालू नहीं हुई? नहीं हुई तो बताओ किस तारीख को हुई है, कोई प्रमाण दिखाओ। भाई आपके पास कोई प्रमाण है कि फलानी तारीख को हुई है तो वो प्रमाण दिखाओ। और हमने कहा कि भाई 10 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, अगर आप कह रहे हो 5 लाख करोड़ का हुआ है तो प्रमाण दो भाई 5 लाख करोड़ का कैसे हुआ है, अकाउंट नंबर की डिटेल दे दो। भाई आपके पास जब डिटेल नहीं है तो फिर हम जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा ना। भाई या तो फिर क्योंकि हम कोई यदि आपका सीनियर आपके पास खड़ा है और वहीं पर मान लीजिए निर्मल सिंह भंगू आ जाता है, ठीक है सर, तो आपने कह दिया कि हमने निर्मल सिंह भंगू को 100-100 रुपए के 5 नोट दिए हैं, इसकी जेब में रखे हैं, तो निर्मल सिंह भंगू कुछ कहे उसके पहले ही आपका सीनियर बोल दे नहीं 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 इसकी जेब में 200 है। अरे आपको कैसे मालूम, क्या आपने देखा है क्या? या तो जेब खोल के दिखा दो तो मान लेंगे 200 है। मैं बोल रहा हूं 500 है क्योंकि मेरे से इसने 500 लिए थे और इसने इसी जेब में डाले हैं, तो या तो वो जेब खोल के दिखा दे तो पता चल जाएगा। लेकिन निर्मल सिंह भंगू कुछ बोल ही नहीं रहा है, पहले ही आप बोल रहे हो बीच में कि नहीं उसकी जेब में 200 है। क्या आपने देखा है? देखा है तो खोल के जेब दिखा दो, नहीं तो फिर हमारा कहना मानो, क्योंकि मैं तो 500 फिगर बता रहा हूं ना, 500 रुपए 100-100 के 5 नोट हमने दिए हैं और ये इसने जेब में डाले हैं, ये दाई जेब में ही है पूरा पैसा। हम बता रहे हैं तो आपको हमारी बात या तो माननी पड़ेगी और भंगू से बोलना पड़ेगा कि भैया जेब दिखाओ इनको। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपको नहीं उसकी जेब में 200 है जी, लेकिन अगर वो कह रहा है कि नहीं इसकी जेब में 200 है तो समझो भंगू से ज्यादा बेईमान तो ये व्यक्ति है, क्योंकि इसको पता ही नहीं हमने पैसा उसको दिया और ये बीच में टांग अड़ा रहा है। जी और जी जो हमारे प्रिय संदीप कांडा जी है जी, हिमाचल प्रदेश से, आरोपी को बार बार बीच में लेके आते तो आरोपी मतलब
क्या बीच में उनको लग रहा है कि आरओसी गलत है, वो पेमेंट करेगी, तो मैंने उनको कह दिया ना भाई एप्लीकेशन आप आरओसी में भेज दो। वो बोल रहे हैं हमने भेजी हुई है। तो भेजी हुई है तो उस पर क्या है, तो बोले फरवरी की डेट है। मैंने कहा फरवरी की डेट आएगी तो उस डेट पे चले जाना, कार्रवाई करवा लेना अपनी। अब उसमें दिक्कत क्या है, आपको जो उचित लग रहा है आप वो रास्ता अपनाइए, क्योंकि मैं कानून में भी पढ़ा हुआ हूं, मेरे को पता है कि आरओसी पेमेंट नहीं करेगी। ये तो सेबी ने डंडा डाल दिया, पर सेबी ने डंडा नहीं भी डाला होता और कंपनी भाग जाती ना, तो भी आरओसी पैसा नहीं देती। मतलब ये सेबी ने डंडा डाल दिया और सीबीआई ने इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है और आपको भुगतान मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए पीएससीएल ने सारी संपत्ति 2011-12 में एक एक करके सारी प्रॉपर्टी बेच दी होती, उसके बाद इन पर सेबी ने बैन लगा दिया होता। जैसे 22 अगस्त को बैन लगाया वैसे ही 22 अगस्त को बैन लग जाता, लेकिन प्रॉपर्टियां सीबीआई के पास अटैच नहीं होती और वो सारी बेच करके निकल जाते। ये लोग अपील करते सेट में और उसके बाद सब देश छोड़ के चले जाते या देश में बैठे भी रहते तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता। जैसे 2 फरवरी को जो फैसला आया तो उस फैसले में यही लिखा रहता कि इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, लोगों से पैसा कलेक्ट करके, और इन्होंने सेबी से बिना लाइसेंस की अनुमति के सेबी के दायरे का काम किया है, अतः इनको हिरासत में लिया जाए और उस कार्रवाई की जाए। फिर भुगतान का कोई जिक्र ही नहीं होता क्योंकि संपत्ति है ही नहीं। फिर कुछ किसी को नहीं मिलता, किसी को भुगतान नहीं मिलता, क्योंकि आरओसी कहती मेरा क्या मतलब है भाई, मैंने इनको लाइसेंस इसलिए दिया कि कंपनी खोले, मैंने इसलिए थोड़ी दिया कि लोग इसको उधार दें और उसकी जिम्मेदारी हम है। उधार दो तो अपनी जिम्मेदारी पे दो। बिल्कुल सर, एक जानकारी ये लेना चाहूंगा जी, जो ये 2500 का पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है ना जी, उसमें मैंने बात की थी, हेड ऑफिस में बात की थी, मैडम ने कॉल अटेंड किया जी, तो मैंने उससे बात की तो उसने कॉल ट्रांसफर कर दिया, सेबी की हेल्पलाइन नंबर होता है ना ये जी, उनके कॉल ट्रांसफर कर दिया जी। और तो मैंने उनसे बात की तो कोई लीडर थी, कोई पास रिसिप्ट थी जो अपने मिलती थी उस टाइम, उन सबकी फोटो सेंड करनी है वहां पर, तो आपका पूरा पैसा आपके खाते में डिपॉजिट कर दिया जाएगा यदि क्रॉस वेरिफिकेशन उसमें सही हो जाता है तो उसने नहीं बताया हमें तरीका। नहीं, तो तरीका सर बताया आया नहीं है, वो नहीं करते हैं। आप मेल करके देख लीजिए, 6 महीने तक वो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो लोग मेल देखते ही नहीं है, बस वो रखा रहता है, किसी को टाइम है नहीं है। हाँ ये है कि मैं सच्चाई बता दूं सर कि जिनका जितना पैसा जमा है उनको पूरा पैसा मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन टाइम जो लग रहा है, मेन मुसीबत ये है, टाइम जो लग रहा है उसकी वजह से दिक्कत है कि 2500 का ये प्रोसेस में इतना समय ले रहे हैं, तो बाकी का प्रोसेस कब चालू होगा। बिल्कुल ये पेमेंट जी, ये जो बुद्धि लोग हैं ये चले जाएंगे ऊपर, मैंने फिर कौन पेमेंट आएगा, नहीं मिलने वाला, फिर कुछ नहीं मिलने वाला सर। फिर ये देखिएगा आधे एजेंट मर जाएंगे, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, निवेशक एजेंटों को मार डालेंगे फिर। और ये क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज नहीं तो कल जैसे ही उनकी डेथ हो जाएगी ये समस्या उतनी गंभीर होती जाएगी, और सबसे बड़ी समस्या तब हो जाएगी जब लोढ़ा कमेटी की डेथ हो जाएगी। लोढ़ा जी की डेथ हो गई अगर, तो ये मामला 10 साल के लिए आसानी से टलक जाएगा, कहीं कोई झंझट नहीं होगा, क्योंकि दूसरी कमेटी गठन होने में ही 6 महीने लग जाएंगे। और जो कमेटी गठित होगी वो कहेगी हम शुरू से देखेंगे, लोढ़ा जी ने ये भी नहीं किया, लोढ़ा जी ने वो, फिर वो घसीटेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस आगेगा। 10 साल वो लगा देगी जानबूझ के। इसीलिए मैं लोगों से कह रहा हूं कि जल्दी जाग जाओ, वरना लेट हो गई ना, एक बार ये बीच के लोग कड़ी टूट गई तो बहुत आगे चल के दिक्कत होने वाली है। चलिए सर, तो लाइन पे बने रहे, एक और में बंदे हैं, जब तक हम उनको भी लाइन पे ले लें। 8169613066। चलिए, इनका फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया, जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं। अगले बंदे हैं 7830768450। ब्रेक लगा
हेलो। हाँ नमस्कार सर, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10-0 में आपका स्वागत है सर। बताएं सर आपका शुभ नाम। हाँ हेलो। अनिल कुमार एटा यूपी। अनिल कुमार एटा यूपी। अमित कुमार। अमित कुमार। अनुज, हाँ अनुज, अनुज सर। अनुज कुमार। हाँ अनुज कुमार एटा यूपी। हाँ जी सर। नाम सेट करना जी सर। बताएं सर क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि 13 तारीख को जी मैंने अपने गाँव में मीटिंग है मथुरा। जी। हाँ तो हम सर उसमें जाना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं उनके नाम पर जमीन है तो उसका कोई तो हमें उनको मतलब मौजा के बताया जाए कि मैंने 11 सवाल वहाँ पे पहले रखी थी तो हम इस तरह से पूछ रहे हैं उनके नाम पर कोई जमीन है, उसका कोई चीज वगैरह है। किसके किसके नाम जमीन सर। हेलो, थोड़ा आवाज जोर से सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा 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 जी, किसके नाम जमीन आपने कहा सर। दानगढ़ के नाम पर। सर दानगढ़ के नाम जमीन नहीं है, उसने 10-15 हजार एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है। मैं आपको बता दूं 1000 एकड़ उसने खुद स्वीकार की थी और खुद बताया था कि जमीनें किराए पे दी हुई है। और अमित गर्ग ने भी बताया कि वो जमीनें किराए पे दी हुई है और आंदोलन का खर्च करते हैं उससे। आंदोलन में खर्च आता है, जब पुलिस उनके पे केस लगाती है तो टीआई रिश्वत मांगता है, उस टीआई को 50-50 हजार रुपए रिश्वत दी जाती है। फिर वकील लगाया जाता है। भाई दानगढ़ को जमानत कराने के लिए कोर्ट में वकील लगाना पड़ता है, उस वकील को लाखों रुपए दिया जाता है। और वकील जो भी हो, चाहे अमित गर्ग हो या कोई भी हो, वो लाखों रुपए वकील को भी देते हैं और वो इसीलिए जमीनों पे कब्जा किया और खेती कर रहे हैं। अमित गर्ग ने नहीं बताया। मैं अमित गर्ग के वीडियो की कल रिकॉर्डिंग निकाल देता हूं, दानगढ़ जी की भी रिकॉर्डिंग निकाल देता हूं और एक वीडियो में डाल देता हूं। मैं पूरा वीडियो तैयार करता हूं उसका कि जब दानगढ़ ने बोला था कि हमारी ये जमीन हमारे इतने कब्जे में है, और उसके अन्य कुछ साथी भी हैं जिन्होंने बताया था 2-3 जमीनें हैं हमारे कब्जे में, और अमित गर्ग ने भी बोला था कि जमीन कब्जे में है और उन्होंने वहां से पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनको आंदोलन पे बहुत सारा खर्च होता है। तो आप लोग पूछिए उससे कि भाई आपने कितनी जमीन पे कब्जा किया है, कितना किराया लिया है और आंदोलन पे कहां पर आपने कितना कितना खर्च किया है। ये आप लोग पूछिए, क्योंकि आप लोग उसके संगठन से जुड़े हुए हो तो आप बोल सकते हो कि भाई आपने जो जमीन किराए पे दी है तो हमको कुल बताओ कि कुल किराया कितना आया, क्योंकि किराए में भी धांधली हुई है। जमीनें 50,000 किराए में दी गई है और दानगढ़ बोल रहा है कि मैंने 10,000 में दी है किराए पे। जिसको किराए पे दी है वो किसान बोल रहा है कि 50,000 लिया है किराया, और दानगढ़ जी बोल रहा है चारा घोटाला। भाई जब उनसे सरकार ने कहा था कि भाई आप मतलब वहां पर अकाल पड़ गया था बिहार में, तो कहा गया कि भाई चारा चाहिए हमको जानवरों के लिए, हम चारा कहां से लाएं। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई रोज रोज हम आपको चारा भेजेंगे तो भाड़ा खर्च बहुत लगेगा, इसलिए आप एक काम करो, जितने भी जानवर हैं जिनको चारा नहीं मिल पा रहा है, जो भूखों मर रहे हैं, उन जानवरों को दिल्ली में लेकर के आओ। ठीक है सर। उन्होंने कहा दिल्ली लेकर के आओ और दिल्ली में चारा खिलाओ। 2-4 महीना दिल्ली में ही रहेंगे जब तक आपके यहाँ मतलब चारे की व्यवस्था नहीं हो जाती। फिर जब आपके यहाँ चारा जो उपजने लगे तब उसके बाद जानवर वापस ले जाना। तो लालू यादव ने कहा ठीक है, हम बिहार के सारे जानवर आपके पास भेजते हैं दिल्ली। तो उन्होंने सारे जानवर दिल्ली भेज दिए। आपको पता है कौन से जानवर और काहे में भेजे थे? एक लूना में 6 भैंस भेजी थी उन्होंने पटना से दिल्ली। एक लूना में बैठ के 6 भैंसें गई थी, क्योंकि जो सरकार का रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि फलाना मतलब गाड़ी नंबर जो नंबर डला हुआ था फलाने नंबर में 6 भैंसें फलानी तारीख को पटना से रवाना हुई दिल्ली में, और 3 महीने तक वो दिल्ली में थी। और इतना इतना उन्होंने रोज चारा कौन सा है तो पता चला कि वो नंबर 1 लूना का है। तो लूना में 6 भैंस कैसी चली गई दिल्ली? ठीक उसी प्रकार दानगढ़ भी वही कर रहा है कि फलाने को व्यक्ति को जमीन दे दी कि भैया रख लो, उसने 50,000 दिया और उसका यहां पर उन्होंने जो इंसाफ दी आवाज का जो हिसाब बनता है उसमें लिख दिया 10,000 किराया कुल लिया है, और वो भी हमने वो जमानत करानी थी, टीआई हमको छोड़ नहीं रहा तो टीआई को रिश्वत दे दिया।
टीआई को रिश्वत देने के लिए क्या ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे थे? क्या लोगों को पैसा दिलाना था कि टीआई को रिश्वत देने के लिए संगठन बनाए थे? वो तो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोग यही कहिए, आप लोग यही कहिएगा कि भाई आपने संगठन बनाया काय के लिए था? सिर्फ अपनी जमानतें कराने के लिए और टीआई और पुलिस वालों को रिश्वत देने के लिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए, कि हमको भुगतान दिलाने के लिए? भुगतान दिलाने के लिए तो आपने कुछ भी किया ही नहीं। 15 लाख करोड़ रुपए पीएससीएल में आया है, तो आज तक आपने किसी से पूछा ही नहीं कि इस 15 लाख करोड़ से कौन सी जमीन खरीदी गई। क्या ये नरेंद्र मोदी बताएगा या वो रेलवे वाले बताएंगे जिनकी आप पटरियां उखाड़ रहे थे? भाई ये तो वही बताएगा जो दानगढ़ का सीनियर होगा। उससे पूछे, उसका सीनियर उससे सीनियर पूछे तो भंगू बता देगा। लेकिन ये लोग वहां नहीं जाएंगे। वहां क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भंगू इनको खैरात देता है। जो खैरात पे पलते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं। जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप संगठनों में आवाज उठाइए और उनको कहिए भैया आपने कौन कौन सी जमीन कितने कितने ने किराए पे दी है, आप बताओ। क्योंकि आप पहले भी बता चुके हो और आपको विश्वास न हो तो 7 दिसंबर का मेरा फेसबुक का पेज देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें प्रमाण भी है, प्रमाण भी लगा हुआ है। जो महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ ने बयान दिया है वो बयान भी उसमें लगा हुआ है फेसबुक में। 7 दिसंबर का फेसबुक पेज हमारा देख लीजिए। 10 के नाम से पेज है, पीएससीएल बायर्स के नाम से पेज है, उस पर जाइए और 7 दिसंबर 2017, 1.25 साल पहले, 1 साल पहले की पोस्ट है, आप उसमें देख लीजिए। उसमें महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ का बयान भी है कि हमने कुल 10,000 लिया है। तो आप उनसे पूछिए कि भैया 10,000 भी लिया तो कुल कितना लिया, पहले ये बताओ। अब दूसरा ये बताओ कि जब किराया 50,000 था तो आपने 10,000 क्यों लिया? क्योंकि किसान का तो बयान है, किसान का भी बयान है, उसमें किसान भी बोल रहा है कि हमने 50,000 दिया है। तो पैसा गया कहां? और उसने उसमें दानगढ़ ने यह भी कहा है कि हमने आंदोलन पे खर्च किया है। तो उससे पूछो भाई कौन से आंदोलन पे आपने कितना कितना खर्च किया, हमको बताओ। ठीक है सर, जब ये आप पूछेंगे तभी उनको लगेगा कि अब ये सारे लोग जाग रहे हैं और वो संगठन छोड़ के जब भागने लगेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि आपको पैसा इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये संगठन बीच में अड़ंगा लगाए हुए हैं, भंगू के बनाए हुए संगठन है सभी। हाँ सर, इसीलिए ये मीटिंग हम गए थे तो वो 11 सवाल आप कंप्लीट कर दिया तो वहाँ मसला पूछे थे, चले गए मीटिंग जी, हमारे टीम ने बताया जी। उनका बताएंगे उनको। जी जी बिल्कुल सर, 11 सवालों का पीछा मत छोड़िए, 11 सवाल ही आपको भुगतान दिलाएंगे। क्योंकि मैं क्लियर कहता हूँ सर, आप लोग खुद 11 सवाल पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि 11 सवालों के जवाब आने के बाद पैसा नहीं मिल सकता? हाँ सर, इस साल तो जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं तो बिल्कुल अब आप लोगों को चढ़ बैठना है, क्योंकि आप संगठन के सदस्य हो तो आपको संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चढ़ बैठना है। उसको चांटे भी मार सकते हो आप कि हमारा आपने जो संगठन बना के हमको जोड़ा है, गुमराह करने के लिए जोड़ा है कि हमारी समस्या का समाधान करने के लिए जोड़ा है? समाधान तो इस तरीके से होगा। नहीं हो रहा तो बताओ, 3 लाख संपत्तियां पता लगाने से कैसे नहीं पता चलेगा हमको भुगतान कैसे नहीं मिलेगा? और 3 लाख संपत्तियों के बारे में भंगू बताएगा तो भंगू के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सीनियर को क्यों नहीं पकड़ते जिसने आपको पीएससीएल में जोड़ा था? सीधा आप पूछ सकते हो, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्योंकि वो आपके संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपका पैसा खाया है उसने। आपने अगर 1 रुपए भी संगठन में चंदा दिया है तो उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है कि उसकी जवाबदेही बनती है, पूरा आप तरह आपको संतुष्ट करे। ठीक है सर, चलिए मैं रिक्वेस्ट करूं सर लाइन पे बने रहें, जब तक अगले बंदे हम उनको भी लाइन पे ले लें। चलो सिंह जी, श्री गंगानगर राजस्थान से।
चलिए, राजू सिंह जी का भी फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया। जब तक अगले बंदे को देख रहे हैं, अगले बंदे दिलीप कुमार मेहता, रामगढ़ झारखंड से। हल रामगढ़ झारखंड से। हाँ सर। जी सर, बताएं सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? हाँ सर, तो बहुत दिन हो गया तो बात करें। जी जी सर, गए थे सर हम गुड़गांव जी मिशनरी ऑफिस सर। जी बहुत खोजने के बाद मिला जी। लेकिन सर वहाँ जो अगल बगल के ऑफिस वाले थे वो लोग बोले कि तो बंद पड़ा रहता है यार, बहुत दिन से बंद है। अच्छा, एक 1-1.5 महीना से। 1-1.5 महीना से, मतलब इसके पहले चालू था? जी। जी। वो भी बोल रहे थे कि रात में खुलता था, वो शाम को 5 बजे। अच्छा अच्छा। कुछ हाँ, कुछ सरदार लोग आते थे जी जी और कुछ बिहार के आदमी रहते थे। जी जी। वो लोग खोल के फिर चाय वाय हमको, वो गार्ड बोला था हमको, एक आदमी चाय वो भी पिलाया है वो लोग। जी जी। हम गए थे इसलिए कि जब शेखर आजाद जी बोले कि आप चले जाओ, अगर खुला होगा तो देना और फोटो कॉपी उसी पर करा के रिसीविंग ले लेना। जी। इसलिए मैं गया था। तो जी। अब खुला ही नहीं था तो फिर मैं आ गया सर। जी। ऑफिस फिर अब हमको लगता है कि ये ऑफिस मतलब बंद कर दिया वो लोग। जी। जैसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है सर, ये कॉर्पोरेट ऑफिस लिखा हुआ है, एकदम छोटा सा रूम में है। हमको लगता है 2-3 हजार रुपए किराया लगते होंगे और नाम को ये लोग ऑफिस खोल के सर बढ़ा दिया सर। जी जी, वही मैं सब लोगों को बता रहा हूँ कि ये लोग धीरे धीरे प्लानिंग करते जा रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा समेटते जा रहे हैं और लोग डिले कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को चाहिए केवल समय। बाकी इनकी पूरी तरह से रणनीति तैयार है कि हम एक एक जमीन बेच के, भले चाहे वो लोड़ा कमेटी के पास अटैच है, हम सारी जमीनें बेच करके निकल जाएंगे एक बार विदेश, तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो भारत का ऐसा देश है कि उसको जाने में भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं तो सब तो भारत सरकार के लोग तो कहाँ कुछ, जैसे इतने लोग अभी गए सर चोरी करके विदेश में अभी हैं, यहाँ का पैसा। जी, इसीलिए मैं लोगों से कह रहा हूँ, इसीलिए मैं लोगों से कह रहा हूँ कि जाग जाओ और समय की कीमत समझो, क्योंकि अगर आप लोग लेट से जागोगे ना तो तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि सर मैं सच्चाई आप लोगों को बता दूं सर, कि जो मैं ये 11 सवालों को लेकर के लोगों को बोल रहा हूं कि आपको पेमेंट मिल जाएगी 100% 91 दिन के अंदर, जबकि 91 नहीं, अब तो मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि केवल 3 दिन के अंदर वर्किंग डे होना चाहिए, यानी तीनों दिन लगातार, न तो बैंक बंद होनी चाहिए न सेबी बंद होनी चाहिए, मतलब जो ये 11 सवालों के जवाब आ जाए ये 31 मार्च 2020 के पहले आ जाए। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद आए तो 10 साल बाद कुछ होगा ही नहीं, तो जवाब आएंगे अभी तो हम क्या करेंगे? ठीक है सर, तो हम लोग आपसे लड़ करके प्रॉपर्टी हासिल कर लेंगे, ठीक है? हेलो जी, वो प्रॉपर्टी हम आपसे लड़ करके भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे आपने बैंक से लोन ले लिया अगर, तो कैसे खाली कराएंगे? फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो फ्लैट बनवा लेंगे, तो फ्लैट अलग अलग लोगों को बेच देंगे, 50 लोगों को बिक गए, भैया आप जानो आपके काम जाने, वो जिस व्यक्ति ने मैनेजमेंट से खरीदा वो व्यक्ति बाहर हो गया, अब तीसरे व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, तो आप वहां से भी दिक्कत हो जाएगी, या बैंक से लोन ले लिया तब भी दिक्कत होगी। तो ये अच्छा, दूसरी बात जो, इसीलिए मैं लोगों से कह रहा हूं कि भैया 11 सवालों के जवाब 31 मार्च 2020 के पहले आने चाहिए। उस समय जब मैंने 27 सितंबर को जारी किया था तो 1.5 साल उस समय था, आज 3.25 महीना हो गया, यानी बाकी बचा 1.25 साल। अगर उसके बाद लेट करते हैं तो उससे होने वाला नहीं है। लेकिन जिन्होंने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है उनको पैसा मिलेगा गारंटेड, लेकिन उनको पैसा कहां से मिलेगा मैं वो भी बता दूं, स्पष्ट कर दूं, उनको पैसा मिलेगा उनके लोकल जो सीनियर हैं उनकी प्रॉपर्टी बेच के।
जी। तो उनके पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जिसका सीनियर ही कंगाल होगा वो कहां से देगा? तो उस सीनियर के पास प्रॉपर्टी होगी तो वो आदेश करा के देना। मेरा काम है कि ऑर्डर करा दिया भाई, आपने जिनकी कंप्लेन की उनकी प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी होगी नहीं तो उसकी खाल उधेड़ के थोड़ी नहीं कलेक्टर आपको पैसा देगा, उसकी प्रॉपर्टी ही बेच के देगा, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छा, उसमें भी जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन की है उनमें से एक बंदा आपका इंट्रोड्यूसर होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अगर इंट्रोड्यूसर नहीं है तो भी वो कंप्लेन किसी काम की नहीं है कि भाई आपने इंट्रोड्यूसर कैसे छोड़ दिया, आपको तो ये लोग लेके ही नहीं आए थे इस कंपनी में, तो मेन जिम्मेदारी तो उसकी है जो आपको लेके आया था। तो ये सारे ध्यान जब लोग देंगे तभी इस पर होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अपने इंट्रोड्यूसर के खिलाफ कंप्लेन की है या उनके इंट्रोड्यूसर के 16 पन्नों की कंप्लेन में सिग्नेचर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको पेमेंट मिलेगी। लेकिन इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि उनको पेमेंट उनके सीनियरों की प्रॉपर्टी बेच के मिलेगी। अगर उनके सीनियरों के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वे 11 सवालों को जी जान से जुट जाए ताकि जल्दी पेमेंट मिले, क्योंकि अगर उनके सीनियरों के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उनको पेमेंट नहीं मिल सकती है फिर। क्योंकि जो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी अगर वो बेच के विदेश निकल गए तो फिर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो आपको मिलनी है प्रॉपर्टी कहां जी? हाँ, वैसा करने के बाद वो जो है मतलब दिक्कत में आ जाएगा सारा चीज, कारण कि वो फिर मतलब फंसा हुआ टाइप का प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो कैसे बिकेगा ना पैसा मिलेगा। हाँ, तो ये दिक्कत होगी इसलिए। लेकिन अगर 11 सवालों को लेकर के और लोग तेजी लाएंगे तो पैसा ब्रांचों में मिलेगा, न लोड़ा कमेटी देगी न कुछ और होगा, क्योंकि जवाब वो देंगे ही, हमको भी पता है। वो भुगतान चालू करवा देंगे, तो भुगतान चालू कर दिए तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, हम भुगतान ही तो चाहते हैं ना। बस। तो उस पर आसानी है। 11 सवालों को लेकर के आप बिल्कुल एक तरफ से बढ़ते चले, अपने इंट्रोड्यूसर को छोड़ के ऊपर न जाएं। उसकी वजह दो है कि एक, यदि आपने अपने इंट्रोड्यूसर को छोड़ दिया और आप आगे बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे चल के आपका वो जो सीनियर है वो बोले कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा करना है। आपने कहा नहीं सर ऐसे करेंगे तो काम नहीं होगा, तो बोलेगा भैया आप जानो, आपके काम जाने, आपको मैंने नहीं जोड़ा है, जिसने जोड़ा था उसको पकड़ो। तो फिर आप वहां पर पहुंचोगे जिसको आप छोड़ के आए थे। लेकिन अगर उसको आप पकड़ के उसी समय साथ में लाओगे या उसको ठोक के आओगे तो उसका सीनियर पहले ही घबराएगा कि उसको ठोक के आए हैं, फिर हमको भी ठोकेंगे अब। लेकिन अपने इंट्रोड्यूसर को आपने छोड़ दिया तो ये आगे चल के दिक्कत होगी। छोड़ना नहीं है, या तो वो साथ में चले या उसको ठोक के चले। साथ में चलने से उससे डबल फायदा होगा हमारा, क्योंकि जो आपका इंट्रोड्यूसर है, आपका इंट्रोड्यूसर यदि आज आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी टीम में 25 लोग हैं, आप 25 लोग उस सीनियर के पास जाते हो अपने इंट्रोड्यूसर के पास कि भाई हमको इसका सपोर्ट करो या जवाब दो। अगर नहीं देता है और आपने उसको ठोक दिया तो ठोकने के बाद आप ऊपर बढ़ोगे तो 25 ही लोग बढ़ोगे, क्योंकि उस अपने इंट्रोड्यूसर को तो 25 लोग ठोकने गए थे। तो जब वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप उसको निरंतर हफ्ते 10 दिन जब मिलता है उसको ठोकते चलो, तो उसके इंट्रोड्यूसर के पास आप जाओगे ना 11 सवाल लेने के लिए कि उसको छोड़ोगे तो नहीं, फिर ऊपर जाना है, जवाब तो चाहिए हमको। यानी फिर इंट्रोड्यूसर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे तो वो कहेगा हमने नहीं जोड़ा है। तो भैया आपने नहीं जोड़ा है, लेकिन आपने जिसको जोड़ा था उन्होंने हमको जोड़ा था, वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसको हम ठोक के आए हैं, अब हम आपको भी ठोकें भाई? उसको तो हम ठोके अब आपको भी या तो ठोके या आप हमको सपोर्ट करो। तो ये रास्ता मिलेगा उधर जाने का। लेकिन अगर हम अपने इंट्रोड्यूसर को जब ठोकते हैं और उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं तो 25 ही लोग गए ना उसके सीनियर के पास भी, ठीक? यानी आप अपने इंट्रोड्यूसर, आपका सपोर्ट नहीं होगी, इसके पास 25 ही लोग आए थे आप। लेकिन अगर आपका इंट्रोड्यूसर आपको साथ देता है, भाई वो कहता है हमको मत ठोको भाई, हम कर रहे हैं क्योंकि हमको भाई सवालों का जवाब पता नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो, बताओ हम क्या करें, क्योंकि जैसी कार्रवाई आप हमारे खिलाफ करने आए हो, चलो हम चलते हैं सीनियर के पास। तो वो जो आपका सीनियर होगा, जो आपका इंट्रोड्यूसर होगा, उसके जूनियर आपके इन 25 के अलावा और भी तो 25-50 होंगे ना। जी सर, जी, फिर वो उन 25 लोगों को भी फोन करके बुलाएगा। तो अब आप उसके सीनियर के पास कितने लोग जाओगे? 51 लोग। 25 आप लोग हो गए, 25 उसकी दूसरी टीम के लोग हो गए, 50 और 1 वो खुद हो गया। यानी उसके सीनियर के पास संख्या बल आपका कितना हो गया? पहले कितना हो रहा था ठोकने के बाद? 25, लेकिन अगर वो सपोर्ट करता तो हो गया 51। ये संख्या बल बढ़ जाएगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमको किसी को ठोकने की जरूरत न पड़े। ठोकने का तो एक केवल बहाना है कि वो हमारे दबाव में आए। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आ जाए, अपने अन्य जूनियरों को भी साथ में लेके चले, ताकि हमारा संख्या बल बढ़ता
ऊपर तक पहुंचे। जब मैनेजमेंट के दरवाजे पे पहुंचे तो हमारी संख्या लाखों में हो तो हमारा 1 घंटे में समाधान हो जाएगा। जी जी। और सर एक चीज पूछे सर, आज एक जूनियर हमको फोन किया था सर जी, बोल रहा था कि वो जो श्रम विभाग है ना सर, जी जी, मजदूर विभाग, जी जी जी, तो वहां से उसके पास फोन आया था जी कि राजेंद्र नाम है जी, कि यहाँ पर आ जाओ ऑफिस में, तुमको बुला रहे हैं हम। और तो उसको ऑफिस में बुलाया सर जी और पूछने लगा कि तुम्हारा पीएसएल में कितना डूबा है, जी, तुम क्या करते थे। तो ये बोल दिया कि मैं एजेंट था, जब डिस्टर्ब हुई कंपनी जी, उसके बाद मैं मजदूरी कर रहा हूँ। जी, पहले एजेंटी करता था तो उसी से मेरा घर वर चलता था, लेकिन जब से डिस्टर्ब हुआ है तो फिर मैं अभी मजदूरी कर रहा हूँ, कोई चीज बेचता हूँ या फिर कहीं रोड में काम करता हूँ तो मेरा परिवार चलता है जी। तो सर उसको यही चीज मतलब जो है कि वो एक सादे कागज में लिख के मांग लिया सर। पता नहीं मजदूर विभाग से क्यों उसको बुलाया था सर। नहीं सर, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, पर उनका कोई दिक्कत नहीं है सर, उनको कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, मजदूर विभाग में हमको जाना है, हम ही लोगों को जाना पड़ेगा आगे चल के। जब हम लोग इनको भुगतान करा ले तो उसके बाद हम कंप्लेन करेंगे कि हमको मुआवजा दिया जाए। तो वो इसको ये चीज लिखा के रख लिया है वो जी। तो मजदूर विभाग से तो ऐसा नहीं आना चाहिए कॉल पर, हमारा डिटेल्स उसके पास कैसे चला गया? नहीं तो हो सकता है उसके किसी जूनियर ने कंप्लेन किया हो, क्योंकि मैंने आज से लगभग 6-7 महीना पहले लोगों को बोला था कि हमको श्रम विभाग में कंप्लेन करनी है, लेकिन हमने क्लियर कहा था कि कंप्लेन हम अभी नहीं करेंगे, हम लोग जब पहले भुगतान दिला ले फिर कंप्लेन करेंगे। तो कंप्लेन उसी प्रकार से करेंगे ना कि हमको फलाने व्यक्ति ने हमारी इस कंपनी में जोड़ा था, वो कंपनी बंद हो गई, हमारा रोजगार खत्म हो गया। वहां पैसे डूबने से मतलब नहीं है, क्योंकि श्रम विभाग आपको वो पैसा नहीं दिलाएगा। श्रम विभाग ये कहेगा कि आप जिस रोजगार में लिप्त थे उस रोजगार से आप जब वंचित हुए तो उसका कारण आप हैं या कोई और है। यदि कोई और है तो उसके ऊपर क्लेम बनता है, हम उसको गिरफ्तार भी करेंगे, कार्रवाई कराएंगे। लेकिन अगर आप हो तो फिर आप जानो, आपके काम जाने। तो ये नियम है। तो उसमें इंट्रोड्यूसर भी फंसेगा ना सर, कि हमको फलाने व्यक्ति ने पीएसएल में जोड़ा, भाई अगर वो नहीं जोड़ता तो हम कोई और रोजगार तलाशते ना। जी, जी, जी। तो हम इसी रोजगार में लग गए, हम इसी को अपना स्थायी रोजगार समझ लिए कि हमको अब यहीं से दाल रोटी चलनी है, हम आगे भविष्य अपना उज्जवल बनाएंगे। हमको इस व्यक्ति ने जोड़ा था, हम अन्य मार्गों को सबको भूल गए, लेकिन बाद में ये कंपनी डूब गई। अब डूबने का कारण क्या है पहले ये पता लगाया जाए। अगर डूबने के कारण में हमारे इंट्रोड्यूसर का भी सहयोग है तो फिर उसके ऊपर भी केस बनेगा, और वो केस क्रिमिनल केस होता है। वो केस क्रिमिनल केस होता है और पूरा पैसा भी देना पड़ता है, और पैसा इमीडिएट देना पड़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो श्रम विभाग का कानून है वहां पर एक इंस्पेक्टर होता है, श्रम विभाग में अधिकारी बाबू इंस्पेक्टर सब लोग होते हैं। इंस्पेक्टर बयान लेता है, एक सबसे बड़ा अधिकार है। मैं आपको बता दूं कि जैसे पुलिस विभाग के किसी भी इंस्पेक्टर को, टीआई को, एसपी को भी उतना अधिकार नहीं है, लेकिन श्रम विभाग के इंस्पेक्टर को बहुत बड़ा अधिकार है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर श्रम विभाग का इंस्पेक्टर जब बयान लेने आए, मान लो कोई 6वीं रैंक का बंदा है, एजेंट, उसने कंप्लेन दिया है कि हमको फलाने व्यक्ति ने जोड़ा था और पीएसएल में हम काम करते थे, ये हमारा एजेंसी कोड है, अपना वो सब लगा दे, और इसके बाद इंस्पेक्टर लेगा बयान। किसका बयान लेगा? उसका जिसने कंप्लेन दी है, और जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेन दी है उनमें से किसी का भी 2-4 लोगों का, जरूरी नहीं है सबका, 2-4 लोगों का बयान लेकर के, और वो केस फॉरवर्ड करेगा किसके यहाँ? एक या तो वो एसडीएम के यहाँ करेगा, या एसडीओ के यहाँ करेगा, या श्रम विभाग की अपनी कोर्ट होती है या उस कोर्ट में करेगा। 3 में से कहीं भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। 3 जगह कर सकता है। 2 विभाग आते हैं कार्यपालिका में और 1 विभाग आता है न्यायपालिका में। जो श्रम न्यायालय कहलाता है, लेबर कोर्ट कहलाता है, वो न्यायपालिका में आता है, और एसडीएम और एसडीओ होता है कार्यपालिका में। वो तीनों में से किसी भी जगह भेज सकता है, लेकिन भेजने से पहले वो अपनी टीप लगाएगा कि इस जो जिसने शिकायत की है, फरियादी, उसका मान लीजिए लिख लेता है भाई 3 लाख का नुकसान हुआ है, 3 लाख का नुकसान हुआ है और इसको 3 लाख का मुआवजा मिले, और वो केस फॉरवर्ड कर देता है कोर्ट में। तो कोर्ट तुरंत नोटिस जारी करती है उन लोगों को, सभी लोगों को जिन जिन के खिलाफ उसने प्रकरण बनवाया है। तो उन सभी लोगों को जब नोटिस जाता है तो उनको जमानत करानी पड़ती है। ठीक है। अब जमानत में सबसे बड़ा प्रावधान जानते हैं सर क्या है? प्रावधान ये है कि उदाहरण के रूप में जैसे जीएसटी होती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है,
या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का मतलब टैक्स लगाता हो या शास्ति आरोपित मतलब कोई भी जुर्माना लगाता है, तो जब उसकी आप अपील करते हैं तो अपील में कानून है कि 33% यानी 1 लाख का जुर्माना लगा है, तो जब तक आप 33,000 रुपए जमा नहीं करोगे तब तक आपको जमानत नहीं मिलेगी। तो ठीक इसमें भी यही होगा कि अगर इंस्पेक्टर ने टीप लगा दी कि इसका 10 लाख का नुकसान हुआ है, तो वो सारे लोगों को न्यायालय अरेस्ट करवा लेगा। जमानत उनकी तभी मंजूर होगी जब इनको आप 3,33,000 दे दो पहले, अभी बाकी 6,67,000 बाद में देना है, जब पहले फैसला हो जाए देखते हैं। 3,33,000 तो अभी देना पड़ेगा, ये नियम है। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो जो लेटर इसमें लिख के दिया है उसका मैं उसको फोन किया था, तो बोला कि जो तुम लेटर दे रहे हो उसका एक कॉपी तुम अपने पास भी रख लेना। जी जी, वो लोग कुछ नहीं दिया था इसको घर भेजा दिया था लिखवा के और घर भेज दिया था। तो मेरे को फोन किया, मैं बोला यार जो तुम वहाँ दिए हो कभी कैसे बताओगे, या वही फिर बाद में पूछेगा तुमको कि हाँ, क्या दिया था उसी का कोई अधिकारी, तो तुम क्या बताओगे, इसलिए तुम जाओ उसका एक कॉपी मांग लो उसको। जी जी, तो फिर बाद में ये गया एक कॉपी मांग लिया है, तो मैं देखता हूँ कल उसको पढ़ती थी क्या लिख के दिया था ये। जी जी, हाँ वो अपने पास रख ले, बाकी उसमें और कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं इतनी आसानी से वो ऐसे केस नहीं बनता है, क्योंकि इस प्रकार का जुर्माना कोई भी इंस्पेक्टर इतनी आसानी से नहीं लिखेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, कोई दुकान का मामला नहीं है। ये मामला ज्यादातर इंस्पेक्टर लोग कहां पर लिखते हैं, मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी बेकरी में काम करता है, बेकरी में या किसी दुकान पे, यानी छोटी मोटी, बड़ी फैक्ट्रियों में भी इंस्पेक्टर नहीं करते ये काम, तो कोई छोटी मोटी बेकरी होती है या कोई दुकान होता है, कोई व्यक्ति काम करता है और वहां पर कर्मचारी बोलता है कि हमको तनख्वाह देता है मान लीजिए 6,000 रुपए महीना, ठीक है, और हर स्टेट का जो है मिनिमम जो सैलरी का मतलब है कि प्राइस मतलब डिक्लेयर किया गया है, न्यूनतम वेतन बना हुआ है कि इतना कम से कम आपको देना है। हाँ सर, जैसे हम लोग यहाँ 7200 के लगभग बना हुआ है। जी जी, मान लीजिए 7200, हाँ आप ही के स्टेट का मैं मान लेता हूं कि 7200 रुपए है आपके यहाँ फिक्स है। अब कर्मचारी कह रहा है कि मेरे को 6,000 सैलरी मिलती है, अच्छा ठीक है, और दुकानदार कह रहा है कि नहीं हम इसको 8,000 देते हैं। अच्छा, तो 1,200 का चूंकि डिफरेंस आया, वो कितने साल से काम करता है वो इंस्पेक्टर तुरंत उसमें बना सकता है और केस फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन अगर सेठ बोल दे कि हमारे यहाँ नौकरी नहीं करता है, हाँ भाई ये जिस दिन आता है बस उस दिन का पैसा देते हैं, बाकी हमारा मतलब नहीं है इससे, ये हमारे यहाँ नौकर नहीं है, हमारे यहाँ काम होता है, जिस दिन हम उस दिन बुला लेते हैं, फिर जिस दिन नहीं रहता तो हम इसको नहीं बुलाते। अब ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ 30 दिन काम होता है तो 30 दिन कराते हैं, ठीक है सर, भाई हम इसको कराते हैं। तो अगर सेठ ये बोल दिया लेकिन नौकर बोलता है कि नहीं मैं इसके यहाँ काम करता हूं, हर महीने हमको इतनी तनख्वाह मिलती है, तो उस पर वो इंस्पेक्टर केस तो बनाएगा लेकिन वो मुआवजे का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर को भी कंफर्म नहीं है कि ये इसके यहाँ काम करता है कि नहीं करता है। अच्छा, तो ये एक अलग मैटर हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग अपनी गतिविधियां होती हैं। पीएससीएल में भी यही मैटर फंसेगा अभी पेच कि हम लोग जब कंप्लेंट करेंगे तो सबसे पहले तो इंस्पेक्टर ये पूछेगा कि आप पीएससीएल के अलावा और कौन सी कंपनी में काम करते थे, क्योंकि ये भी मुसीबत है। ये भी मान के चलिए कि अगर आप पीएससीएल के अलावा मान लीजिए आप सहारा में काम करते थे या पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, तो उसके बाद क्या आपका पोस्ट ऑफिस का काम बंद हो गया? भाई आपकी छवि खराब हुई तो क्या वहां का भी काम बंद हो गया? तो वहां का रिकॉर्ड दिखाइए, आपको कितना घाटा लगा, वहां पर काम कैसे बंद हो गया। अगर आपका वहां काम बढ़ गया तो फिर आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर आपका जो कमीशन बनती थी, मतलब जिस क्षेत्रों में, यदि आप सहारा में भी काम करते थे, पोस्ट ऑफिस में भी करते थे, पीएससीएल में भी करते थे, तो जिस कंपनी में आपकी सबसे ज्यादा कमीशन बनती थी तो आप क्लेम उसी कंपनी पे ठोक सकते हो। बाकी तो आपका साइड बिजनेस हो गया, वो कभी भी डाउन हो सकता है। तो ये भी एक पॉइंट आता है कि अगर आपकी कमीशन सहारा में ज्यादा बनती है तो फिर आप यहां पर क्लेम नहीं मांग सकते, लेकिन आपकी कमीशन पीएससीएल में ज्यादा आती है, सहारा में कम आती है, पोस्ट ऑफिस में कम आती है, लेकिन वहां पर मान लीजिए पीएससीएल में आपकी कमीशन 10,000 महीना थी, सहारा में 8,000 थी, पोस्ट ऑफिस में 7,000 थी। लेकिन जैसे ही पीएससीएल का काम बंद हो गया और पोस्ट ऑफिस में जो 7,000 थी वो 9,000 हो गई, भाई कई सारे खाते आपने वहां कन्वर्ट करवा दिए, ठीक है। 7 की 9 हुई। पहले आपको कितनी कमीशन थी? 10,000 पीएससीएल से और 8,000 सहारा से, 18 और 7,000 पोस्ट ऑफिस से, यानी 25,000 थी।
लेकिन बाद में पीएससीएल बंद हो गई तो आपकी सहारा की कमीशन 8,000 से 9,000 हो गई और पोस्ट ऑफिस की भी 7,000 की 9,000 हो गई, 2,000 वहां भी ग्रोथ किया, तो 18,000 कमीशन आपकी हो गई टोटल। तो अब आप क्लेम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सहारा वाले कमीशन आपको कम देते हैं, आपका बिजनेस में फर्क थोड़ी पड़ा भाई। आपका जो कमीशन है, सहारा 8,000 देती थी, पोस्ट ऑफिस 7,000 देती थी, यानी 15,000। अगर आपकी कमीशन 14,500 हो गई है तो आप क्लेम कर सकते हो पीएससीएल के ऊपर 10,000 आपकी कमीशन का, 500 जो वहां का बिजनेस डाउन हुआ उसकी वजह से जो नुकसान हुआ ये, और उसके बाद आपका बिजनेस क्यों डाउन हुआ, क्योंकि आपकी छवि खराब हुई, तो छवि का क्लेम अलग से। तो ये होता है प्रोसेस। लेकिन अगर आपका वहां दोनों का मिला के 15,000 हो गया था, लेकिन अगर पीएससीएल बंद होने के बाद 15,500 भी हो गया, तो इसका मतलब आपकी छवि खराब नहीं हुई, आपका बिजनेस भी बढ़ गया वहां पर, लेकिन आपका खुद का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आप एक जगह से टूट चुके थे, धोखा खा चुके थे। तो ये दिक्कत हो जाएगी, उसकी वजह से फिर क्लेम अड़ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो लोग खाली पीएससीएल ऐसी बातें हैं सर जिसकी वजह से मतलब ये है कि आप अपना जो मुआवजा है वो भी लेने के लिए आपको बहुत से चीजों का मतलब जी बिल्कुल पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, बिल्कुल पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि आपकी कहाँ से क्या क्या है। और यदि इनकम नहीं है कहीं से भी का मतलब है कहीं टीडीएस नहीं कटी है तो आप छिपा सकते हो भाई। टीडीएस कटी है तो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में चली गई, आपके पैन नंबर से पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मुआवजा वही व्यक्ति मांग सकता है जिनकी कमीशन पीएससीएल में सालाना 5,000 से अधिक हो। अगर कम होगी तो मांग ही नहीं सकते। भैया आपको 5,000 कुल कमाते थे पीएससीएल में, तो उस 5,000 में तो आपका घर खर्च चलता नहीं होगा, यानी कुछ और आप करते होगे, तो फिर आप तो मुआवजा मांग ही नहीं सकते, ये तो आपका साइड वर्क हो गया। लेकिन अगर आपकी इनकम 5,000 से ऊपर थी, यानी 5100 थी, तो 5100 थी तो आपकी टीडीएस कटती थी। टीडीएस कटेगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैन कार्ड के जरिए पता चल जाएगा किस पैन कार्ड में और किसने किसने टीडीएस काटी है। सहारा ने काटी है कि नहीं काटी, पोस्ट ऑफिस ने काटी है कि नहीं काटी, एलआईसी ने काटी है कि नहीं काटी, सबका पता चल जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा वहां पर। तो उससे ये सब पता चल जाएगा। ये मुआवजे में ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो खाली पीएससीएल पे डिपेंड करते थे। पीएससीएल अपना तो वैसा ही अपना जो है सर, मेरा तो वही था सर कि मेरा टीडीएस जो कटा पीएससीएल का। जी। और बाद में सर हम लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया सर पीएससीएल डिस्टर्ब होने के बाद 15 में। जी तो 15 में जैसे ज्वाइन किए सर हम एसबीआई लाइफ जी, तो उसमें टीडीएस कितना कटा? उसके बाद वाला का गिनती तो नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा, 15 में ज्वाइन किया, 14 में डिस्टर्ब हुई कंपनी। नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें आपका बिजनेस कितना हुआ, वो टीडीएस कितना कटा पीएससीएल में? नहीं, उसमें जो नई कंपनी में आप किए, एलआईसी में किए। अभी टीडीएस इसमें सर ज्यादा नहीं कटा है, मतलब 4100 रुपया कुछ ऐसा कटा है। जी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं सर। उसमें ये है कि देखिए, अगर पीएससीएल 22 अगस्त 2014 को बंद हुई है और 22 अगस्त 14 के पहले आप जिन कंपनियों में काम करते थे जी, अगर उन कंपनियों में आपका बिजनेस बढ़ा है तो आप क्लेम नहीं मांग सकते। नहीं सर, वैसा तो नहीं है, मेरा पीएससीएल ही था। जी। अब 22 अगस्त तक आप किसी अन्य कंपनियों में काम नहीं करते थे, या जिसमें भी करते थे उसके अलावा आपने 22 अगस्त के बाद दूसरी कंपनी में काम करने लगे जी। और जिस कंपनी में भी आप काम करने लगे 22 अगस्त के बाद, यानी पहले नहीं करते थे, और उस कंपनी में पीएससीएल की अपेक्षा टीडीएस आपका ज्यादा कट गया, भले चाहे एक ही साल कटाओ, दूसरे साल बहुत कम कटाओ, तो भी आप क्लेम नहीं ले सकते अगर टीडीएस पीएससीएल की अपेक्षा ज्यादा कट गया तो। पीएससीएल से कम कटा है, पीएससीएल में ज्यादा कटा है। हाँ, तो फिर आप क्लेम के हकदार हो, लेकिन वो डिफरेंस ही माना जाएगा कि आपका ये बिजनेस बंद हुआ तो आपने दूसरा बिजनेस चालू कर दिया, तो आपका कितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी बस। वो जितनी भी सर अभी जैसे वकील साहब जैसे बोले वहाँ कि आप लोग का मैं एक फाइल आपका मुआवजा वाला करूंगा, जो आपका जैसे जिन लोग बेरोजगार हुए जी की वजह से, तो बेरोजगार नहीं हुए सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपने दूसरी जगह काम कर लिया तो पैसा आपके पास कम आया, आप बेरोजगार तो हुआ ही नहीं। पैसा कम आया तो उसका डिफरेंस का आएगा,
और जो अपमान हुआ, अपमान का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ थाने में कंप्लेन दे दी, आपका बयान हुआ, आपको सरदर्द हुआ, उसकी वजह से जो भी दिक्कत आई हो उसका आपको मुआवजा अलग से मिलेगा। यानी किसी भी कस्टमर ने आपके खिलाफ थाने में कंप्लेन की है तो भले वो एफआईआर दर्ज भले ना हुई हो, कंप्लेन की गई, आपने बयान देने वहां पर गए तो आप उसकी नकल निकलवा सकते हो, कभी भी उसका भी क्लेम आपको मिल जाएगा। और जो जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कोई मतलब क्लेम ही नहीं किया हो कि ये आदमी ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी प्रकार का ऐसा कोई शिकायत दर्ज नहीं किया हो, तो ऐसे में फिर उसमें आपका अपमान नहीं माना जाएगा ना भाई, आपका अपमान तो हुआ ही नहीं भाई, जो समस्या आ गई मतलब भाई प्रमाणिकता नहीं हुआ कि आपके साथ अपमान हुआ। हाँ, या कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग हो, किसी व्यक्ति ने आपके साथ गाली गलौज की हो, भाई मैंने गाली गलौज करने के बाद आपको थाने जाना चाहिए ना, ये नियम तो ये भी है ना भाई, आपकी तो गलती थी नहीं, आपको थाने जाना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज हो ना दो, आप कंप्लेन दे के आते, रिसीविंग ले लेते कि हमको फलाने व्यक्ति ने गालियां दी है, इसका हमने पीएससीएल में पैसा जमा करा है, भले पुलिस कहे कि भाई पैसा जमा करा था तो गाली तो देगा ना, भले कुछ भी बोले, लेकिन आपने कंप्लेन दे दी, रिसीविंग है, तो आप कोर्ट से अनुमति, वो कोर्ट से आप क्लेम ले सकते हो कंपनी से, कोर्ट के माध्यम से कि भाई हमारी क्या गलती, हमने पैसा जमा कराया तो हमारी क्या गलती, तो आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन आपने भी किसी की कंप्लेन नहीं की है तो आपका अपमान हुआ ही नहीं, इसका मतलब। ये बहुत अच्छा आपने बताया सर, क्योंकि कंपनी ये क्या है कि कोई सरकारी प्रमाणिकता आपके पास है नहीं कि आपको कोई परेशान किया हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, प्रमाण आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका अपमान हुआ, ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। भाई कंपनी पे संकट आया, आपने अपने सारे कस्टमरों को बता दिया कि भाई कंपनी में ये संकट आया है, और जैसे ही अब ये संकट क्लियर होगा तो आपको सबको पैसा मिल जाएगा, तो सारे कस्टमर शांत हो गए, तो इसमें आपका अपमान कहाँ हुआ, आपका थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया क्योंकि भाई आपका वो धंधा बंद हो गया, फिर आपने दूसरा कोई काम चालू किया, उसमें से कुछ कस्टमरों ने आपको जमा भी करवा दिया पैसा, कमीशन कम बनी है लेकिन पहले ज्यादा बनती थी, तो वो डिफरेंस का आप मुआवजा मांग सकते हो। तो बस ये मतलब क्लेम का भी कोई दायरा है, मतलब आप ऐसे क्लेम ठोक नहीं सकते। नहीं, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे प्रोसीजर है भाई, मैंने बताया ना सर कि आपका दूसरी किसी भी कंपनी में काम करने पे अगर आपका बिजनेस ग्रोथ हुआ है तो माना जाएगा कि भाई आपका बिजनेस अन्य जगह काम बढ़ रहा था, क्योंकि आप उसी सेक्टर से जुड़े थे, आप उसी सेक्टर से पहले भी जुड़े हुए थे। अगर आपकी छवि खराब होती तो लोग आपको खाते क्यों देते, लेकिन अगर आपका 15,000 के बजाय 14,500 कमीशन बना है दूसरी जगह बाद में, तो इसका मतलब आपका वो 10,000 गया, 500 ये गया, तो वो 10,000 गया कंपनी बंद होने की वजह से, और ये जो 500 गया वो हमारी छवि खराब होने की वजह से, तो उसका क्लेम आप 10 लाख भी मांग सकते हो, क्योंकि छवि की कीमत बहुत होती है, तो उसका आप क्लेम मांग सकते हो, ये प्रोसीजर है। अच्छा सर, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, बीच में आपकी मैंने एक ऑडियो क्लिप देखी थी जिसमें आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे, जो व्यक्ति बोल रहा था कि हमने एक बंदे को कोर कमेटी का सदस्य बना दिया और उस पर केस लागू कर दिया। हाँ सर, वो एक जनलोक प्रतिष्ठान का एक लड़का है यहाँ टाटा नगर में। जी, जनलोक प्रतिष्ठान नहीं सर, अभी जो पार्टी नहीं बनी है वहाँ दिल्ली में। अच्छा, हाँ, लोक सेवा का मेंबर है यहाँ पर जी। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइए, नहीं, मेरे को उनसे एक बात बताइए, बोलिएगा उनको कि अगर एक कोई केस ऐसा हो जिसमें आपने उसको कोर कमेटी का सदस्य बना दिया और उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, हमको एक ऐसा कागज कोई दिखा दो तो हम मान जाएं। मैं बोल रहा ना कि छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हम लोग सारे लोग छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूं सर, नहीं, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोर कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। कोर कमेटी में तो सर आप भी रह सकते हो, कोर कमेटी को गिरफ्तार थोड़ी किया जाता है। कोर कमेटी काहे के लिए होती है? कोर कमेटी होती है फ्यूचर के प्लान बनाने की, फ्यूचर के प्लान बना करके सलाह देती है कंपनी को, बाकी काम करता है मैनेजमेंट, तो उस पर कुछ ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन यह है कि आप आरोप किसी पर भी लगा दो, पुलिस किसी को भी हिरासत में ले सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बताया ना, आप सीनियर को भी अरेस्ट करवा सकते हो। हाँ, वो वही बोल रहा था, डायरेक्ट अपने कोर कमेटी का सदस्य के आरोप लगा हुए तो वो फंस जाएगा, और उसको जब वो फंस जाएगा तो वो वकील के पास जाएगा, जो वकील इस केस को लड़ रहा है। तो आपका जो ठाकुर है कोई छत्तीसगढ़ का, देवर्षी ठाकुर जी, तो बोले कि देवर्षी ठाकुर के पास जाएगा वो आदमी, तो देवर्षी ठाकुर बोलेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे पैसे दो या कुछ भी कर लो, मैं वकील के पास क्यों जाएगा? नहीं, मेरे को एक बात बताइए, नहीं सर, मेरे को एक बात बताइए, आप मेरे खिलाफ कोई केस करेंगे तो मैं आपके वकील के पास क्यों जाऊंगा?
हाँ, ये भी सोचने की बात है भाई। आप मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर देते हो तो मैं आपके वकील के पास क्यों जाऊंगा मिलने? मैं तो अपने वकील पकड़ूंगा ना कोई। जी 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 जी। ठीक है ना? वो दूसरा वकील पकड़ेगा, मैं इसलिए वकील पकड़ूंगा, उसको हमको कैसे वो राहत दिलाएगा? वो मेरा वकील अपना होगा। पूरी फेक है, मैं आपको बता दूं, ये सब झूठ है। मैं बता दूं दरअसल में होता क्या है। देखिए, पीएससीएल में तो पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप कोर कमेटी बोलो, कुछ भी बोलो, कभी भी पुलिस किसी को अरेस्ट तब तक नहीं करेगी, क्योंकि मामला भुगतान को लेकर के है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट में मामला हम कुछ नहीं करेंगे। आप हम लोग जो कार्रवाई करें, तो मेरे को मालूम था कि वो फेक बात बता रहा है। ठीक है, बाकी जो वो अच्छा, दूसरी बात मैंने ये भी देखी कि वो बोल रहा था कि हमने उसको कोर कमेटी का मेंबर बना दिया। अब वो खुद साबित करता है कि मैं कोर कमेटी का सदस्य नहीं हूं। ऐसा कभी कानून है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। कोर कमेटी का सदस्य जो, अगर अब मैं बता रहा हूं सर, उसको बोल दीजिएगा कल वो मेरे खिलाफ कर देगा, भैया ये कोर कमेटी का सदस्य है, देखें भला भेज दे, आ जाए पुलिस मेरे यहां, मैं पुलिस वालों की नौकरी तपवा दूंगा। कि कोई भी व्यक्ति मेरे को कोर कमेटी का सदस्य कहे तो उनके कहने में नहीं माना जाता। उनको साबित करना पड़ेगा कि मैं कोर कमेटी का सदस्य हूं। मेरे को साबित नहीं करना पड़ेगा कि मैं कोर कमेटी का सदस्य नहीं हूं। ये कानून ही नहीं है। क्योंकि आप कोई भी, सर मैं आपको बता देता हूं, आप पूरे आपके कोर्ट में चले जाइए, जितने भी केस चलते हैं, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, आपके घर से रंगे हाथों पकड़ा गया, चोरी करने कोई व्यक्ति घुसा था, चोरी का माल उठा के घर के बाहर ही निकल रहा था, आपने पकड़ लिया, उसकी सुटाई की अच्छे से, पुलिस बुलाई और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वीडियो बनाए गए, वो आपके घर के अंदर से सामान उसके हाथ में था, पकड़ा गया और उसको पुलिस ले गई। उसके बाद भी जब केस अदालत में चलेगा तो ये पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि ये चोरी करने आया था, न कि उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं चोरी करने नहीं गया था। ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। उसको साबित नहीं करना पड़ेगा कि मैं चोरी करने नहीं गया था, उसको साबित नहीं करना पड़ेगा, पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि ये चोरी करने गया था। अगर पुलिस साबित नहीं कर पाती है तो अदालत उससे नहीं पूछेगी कभी भी कि तुम बताओ कि भाई चोरी करने तुम नहीं गए थे। पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी। वो अदालत में उसका वकील खड़ा होगा, बहस करेगा सरकारी वकील, और सरकारी वकील साबित कर देगा कि भाई ये चोरी करने गया था। जब अदालत को ये लगेगा कि भैया पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि आप इसके घर में गए थे, चोरी कर रहे थे और ये प्रमाण है, अब आप इस पर क्या कहना चाहते हो बताओ। उसके बाद चोर की कहानी शुरू होती है, वो बोल सकता है। लेकिन चोर से पहले कुछ पूछा ही नहीं जाता, कानून ही नहीं है। तो सवाल ही नहीं है कि ये लोग कहें भाई कोर कमेटी का सदस्य है और उससे अदालत बोले कि अब तुम साबित करो कि कोर कमेटी के सदस्य नहीं हो। ऐसा कोई नियम ही नहीं है। मेरे को बता दीजिए उनको कि भैया वो वकील का भी मेरे को नंबर दे देना, तो मैं सीधे उस वकील से बात करूंगा कि ऐसा कानून है क्या। भाई मेरे को बता दो कि आपने जिस पर आरोप लगा दिया उसको सीधा अरेस्ट कर लिया गया और उस पर कार्रवाई हो गई। मेरे को दिखा दो। तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप कोर कमेटी का सदस्य बोल दो। कोर कमेटी का सदस्य को कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता। उस पर आरोप यह लगाया जाएगा कि ये व्यक्ति पैसा लेकर के, पैसे में जो धांधली हुई है वो इसकी मर्जी से हुई है, ये भी उसमें शामिल है। तो ये केस लगाया जाता है और इस केस में भी उसको कंपनी से लिखवा के आने की जरूरत नहीं है कि ये शामिल नहीं है। ऐसा लिखवाने की उसको जरूरत नहीं है। वो केस लड़ेगा, लेकिन केस में वो खुद बहस कुछ भी नहीं करेगा। जो भी बहस करनी होगी इन एजेंट के वकील को करनी होगी कि भैया हम साबित करेंगे कि ये पैसा इसके पास है। ये कानून है। और अच्छा, पहले दूसरी बात, पहले वो ऑडियो क्लिप में बोल रहा था कि हमारा वकील फ्री ऑफ कास्ट करता है, फिर बाद में बोला कि एक प्रोसेस, वो कागज बनाने पड़ेंगे, 1200 रुपए लगेगा। ड्राफ्टिंग का 1200 लगेंगे। ड्राफ्टिंग का, अच्छा उसने ये भी बोल दिया कि ड्राफ्टिंग आप खुद करा सकते हो, ये भी बोलो ना। हाँ सर। जी, तो बोलिए सर कि आपने जो ड्राफ्टिंग कराई है वो हमको दे दीजिए कॉपी, मैं ड्राफ्टिंग करा के दे देता हूं, हमारा केस फ्री में करवा दो भला देखें। तो वकील बोलेगा मैं फ्री में क्यों करूंगा, ड्राफ्टिंग कराओ, कुछ भी कराओ, मेरा थोड़ी लेना देना है, ड्राफ्टिंग आप मेरे से कराओ। ड्राफ्टिंग का मतलब समझते हैं सर क्या होता है? नहीं सर, यही तो, इसलिए मैं आपके पास भेजा सर। जी, ये जो 16 पन्नों की कंप्लेन है सर, ये ड्राफ्टिंग ही है। अच्छा। जो 3 पन्नों की कंप्लेन है वो ड्राफ्टिंग ही है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है हमको अदालत में पहले कागज कौन सा लगाना है, वो कागज में क्या लिखना है, जो लिख गया कागज उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। अच्छा, तो वो 1200 रुपया बोल रहा है हम लोग को कि आप पर जितने कस्टमर है, हाँ, सबको ड्राफ्टिंग का चार्ज लगेगा, ऐसा बोल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 100 कस्टमर होगी, आपने डिटेल दे दी, क्योंकि आपके 100 कस्टमर कम से कम होंगे, 100 200 500 ऐसे कस्टमर है हर बंदे के। भाई 100 कस्टमर तो होंगे यार एजेंट के। 100 कस्टमर का 1200 रुपए दे दिया तो कितना पैसा हो गया सर? 1,20,000 होता है। हाँ सर। तो 1,20,000 का मुर्गा मिल गया, और क्या चाहिए?
हाँ, उनको बोलिए ये जो दानगढ़ जी का जो देख रेख में बना है वो यही टीम है सर। जी जी भाई वही बता रहे हैं ना, बस ये करेंगे। मैं देता हूँ 1,20,000 सर, उनको बोलिए कि चन्नी को गिरफ्तार करा के दिखा दे, और बिल्कुल यही प्रमाण जो ये बोल रहा है, जो चीजें वो लिखवा के दिखा दे, मैं मान जाऊं। 1,20,000 मैं दे देता हूँ। हाँ, बोलिए चन्नी को गिरफ्तार करवा देगा। भाई मैं समझ गया था कि इसके बात जो है कि कोई बात आ रहा है, तो मैं सोचा कि सर आपके पास इसके पास इसको क्लियरेंस करो, इसलिए मैं आपको पास। ये नहीं सर, ये बिल्कुल एकदम फेक न्यूज, मतलब बताते हैं, फेक जानकारियां देते हैं, केवल लटकाते हैं। आपसे वकील 1200 ले लेगा, तो पहली बात तो आप सब लोगों के दे नहीं पाओगे, आप 4-6 लोगों को दोगे, इसके बाद अरे कोई और कस्टमरों को भी ले आओ, और कस्टमरों के ले आओ, तो जब आप बोलोगे सर और कस्टमर नहीं आते, फिर आपका वकील से विवाद हो जाएगा, फिर वकील बोलेगा भैया हमारे पास मत आया करो, बस हमारे पास मत आया करो, खत्म। क्योंकि वो पैसा तो हमने ड्राफ्टिंग का लिया था ना, हमने अपनी फीस तो ली नहीं थी, उल्टा ये बोलेगा। तो ये दिक्कत आएगी। उनसे भैया क्लियर कहिए कि मैं 1,20,000 देता हूं, आपको जो लिखना हो लिखो, चन्नी को अरेस्ट करवा सकते हो तो बताओ। क्योंकि चन्नी गिरफ्तार हो गया तो पेमेंट जल्दी हो जाएगी। अभी इतने बड़े बड़े हम लोग के सीनियर लोग लगे हुए हैं कि पहले इन जितने बेईमान है उन लोग कोई एक गिरफ्तार हो जाए, इनका हो नहीं पा रहा है। और ये आदमी एक कलकत्ता वेयर में काम करने वाला 5-6 लाख रुपया डिपोजिट है, वो आदमी इस तरह का बात करता है, तो हम समझ गए कि आदमी कहाँ तक का इसका दिमाग है। जी जी नहीं, मैं बता रहा हूँ होता है, क्या बताऊं मैं, जिस कंपनी का कोई केस नहीं चल रहा है उस पर तो पुलिस अपने आप हाथ डालेगी, इतना पैसा दो नहीं तो हम अरेस्ट करते हैं। लेकिन पीएससीएल के मामले में आसानी से कोई भी बंदा हाथ डालने से घबराएगा कि भैया मामला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, कल को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बंदा अपील करेगा हाई कोर्ट में, वहां जाके बोलेगा भैया ये भुगतान को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमको क्यों गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं मैंने भी क्लियर भुगतान के बारे में लिखा ही नहीं है। हम कार्रवाई किसकी मांग रहे हैं कि इन्होंने हमारे पैसे का दुरुपयोग किया है। क्योंकि हम भुगतान मांगने के लिए जाएंगे तो हमको भी हर जगह से ठोकर मिलेगी, भैया इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, और हम लोग कर दूसरी कार्रवाई रहे, लेकिन फिर भी पुलिस वाले हमको यही बोलते हैं कि ये भुगतान थोड़ी मिलेगा इससे, वो भुगतान भैया लोड़ा कमेटी देगी। हम बोले भैया भुगतान हम मांग कहाँ रहे हैं। तो उनको बोलिएगा सर। अभी तक कॉल नहीं आया सर, मैं भी 16 पेज वाला जो लास्ट में जिसे आप नहीं बोले थे कि फिर आप दोबारा अपना नाम फर्स्ट में रखते, अभी तक मेरे पास कॉल नहीं आया, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छा सॉलिड उसको जवाब देता, लेकिन मेरे पास अभी तक कॉल नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चल जाएगा, क्योंकि हम लोग आरटीआई लगाएंगे। पहले हम लोग 11 सवालों को लेकर के आगे बढ़े, फिर हम इस संबंध में आरटीआई भी लगाएंगे आगे चल के। इनके लिए फंदा, क्योंकि आपसे ज्यादा और हमसे ज्यादा जो है बता दूं, या पुलिस से ज्यादा चिंता जो है मैनेजमेंट को इस समय, क्योंकि हम लोग एक एक जो बात करते हैं ना सारी मैनेजमेंट तक पूरी जानकारी पहुंच रही है, और मैनेजमेंट लगा हुआ है, मैनेजमेंट पूरी तरह से लगा हुआ है पैसे का जुगाड़ करके कि जल्दी इनको हम भुगतान दिलाएं। लेकिन वो जुगाड़ इस बात का कर रहा है कि केवल मूलधन दे। जी केवल मूलधन। अच्छा सर जी सर जी जैसे आर बाग जी हम लोग को जैसे कस्टमर ऑफ डिटेल्स और एजेंट ऑफ डिटेल्स का जो मांगे हैं जी, तो हम लोग देना चालू कर दिए हैं, तो अच्छा है कि गलत? नहीं ये तो सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को इसमें एक दिक्कत हो रही है ये, क्योंकि हम लोगों को अपनी तरफ से कार्रवाई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जब इस प्रकार के डाटा रखेंगे, ठीक है, कि हमारे कस्टमर इतने हैं, तो मेरे को एक बात बताइए, हम लोग 25% भी डाटा नहीं रख पाएंगे। हाँ ये तो बात है सर। तो जब हम 25% भी डाटा नहीं रख पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी क्या इतने ही मतलब है कस्टमर, जब इतने ही नहीं है तो फिर इस फाइल को देखने का कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे थे ना जी कि जैसे जितना भी लोग अभी आते हैं आने दो, ठीक है, जितने का डाटा आता है आने दो, बाद में लोग जैसे और जो बाकी रह जाएंगे वो देखेंगे कि इस तरह का डाटा जब चालू कर दिया और वकील वहाँ फाइटिंग चालू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या हो रहा है, किस डेट में क्या हो रहा है, और हमारा सुनने वाला या हमारा सुनाने वाला कोई नहीं है, तो हम जैसे ये खड़ा कर देंगे, तो जब प्रोसेस ये आगे धीरे धीरे चलने लगेगा तो बाकी के लोग भी समझ जाएंगे कि ये लीगल में हमको भी साथ देना चाहिए। नहीं सर, जो पीछे आ जाएंगे वो नहीं मैं मेरी बात समझिए सर, जो कानून का जो प्रोसेस है वो ये है कि जो 5,15,000 5,15,01,036 निवेशकों की जानकारी जो पहुंच चुकी है लोढ़ा कमेटी के पास,
अब अगर किसी को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में यदि हस्तक्षेप करना है इस मामले में, तो उसके पास कम से कम 2 करोड़ और लगभग 2 करोड़ 58 लाख 2 करोड़ 58 लाख कस्टमरों की डिटेल चाहिए। उसी के बाद वो कार्रवाई वहां पर कर सकता है। अगर 2 करोड़ 57 लाख भी होंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी भैया आपके पास आधे कस्टमर भी नहीं है। अच्छा, तो आप कोई कार्रवाई कहने अनुसार हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास पूरे कस्टमर है ही नहीं। और रहा सवाल कस्टमरों की, यदि आपको पूरे डाटा चाहिए तो डाटा लेने के लिए मुझे लगता है कि आपको क्या जरूरत है, कस्टमरों का डाटा तो आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे दीजिए कि भाई ये डाटा प्रस्तुत किए जाएं। बट ये सवाल है कि उसके लिए आपको पार्टी बनना पड़ेगा। अगर आप पार्टी बन जाते हैं और कह सकते हो कस्टमर के डाटा कितने हैं, तो कंपनी आपको वहां पर पहुंचा देगी, लोरा कमेटी पहुंचा देगी, दोनों पहुंचा देंगे, दोनों से अलग अलग डाटा मंगवा लीजिए। अच्छा, लेकिन पहले वहां पार्टी बनना पड़ेगा। जैसे ही आप आवेदन रखोगे कि ये डाटा दिए जाए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी आप पूछने वाले होते कौन हो? भाई आप पूछने वाले होते कौन हो? यदि आप बोलते हो भाई हमारे कस्टमर हैं, तो आपके कौन से कस्टमर हैं बता दो, हमारे ये फलाने कस्टमर हैं, तो आपके जो कस्टमर हैं, आपके कस्टमर को लोरा कमेटी पेमेंट करेगी। ठीक है, बस खत्म बात। आप सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन अब आप देखिए कि लोरा कमेटी इतने दिन हो गए दे नहीं रही है, तो भैया नहीं दे रही है तो आपको हमारे पास कभी पैसा मांगने आप थोड़ी आए थे। लोरा कमेटी देगी जब उसके बाद आ जाएगा। लेकिन अब आप एक पॉइंट पकड़ सकते हो कि इनका जो 41,000 करोड़ का प्रपोजल आ चुका है, ठीक है सर, प्रपोजल आ चुका है, और उस प्रपोजल को लोरा कमेटी ने आज 6 महीना हो गया अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, और 6 महीने से लोरा कमेटी सैलरी ले रही है जी। तो जिस पैसे से सैलरी ले रही है वो पैसा हमारा घटता जा रहा है। पॉइंट ये होता है, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार में कहेंगे कि हमारा प्रपोजल ये पास नहीं हो रहा है, तो कहेगी भाई आप प्रपोजल के बारे में भी नहीं बोल सकते, आपका क्या लेना देना? भाई आप यहां पार्टी थे ही नहीं, पहले तो आप पार्टी बनने का प्रयास करो। तो पार्टी बनना इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने का जो सबसे एक आसान तरीका होता है वो होता है आप लोअर कोर्ट में केस करो, लोअर कोर्ट आपका केस खारिज कर देगा। हकीकत है, मतलब 1 महीने में पार्टी बन सकते हैं। भाई आप रामगढ़ के ही कोर्ट में केस ठोक दीजिए पेमेंट को लेकर के। अच्छा, पेमेंट को लेकर के केस ठोक दीजिए, जिस भी किसी सीनियर के ऊपर ही ठोक दीजिए। सीनियर आके वहां पर क्या कहेगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है भाई, यही कहेगा ना। उसके बाद केस खारिज हो जाएगा जी। केस खारिज होने के बाद आप अपने जो झारखंड की जो हाई कोर्ट है वहां अपील कर दीजिए जी। अपील के बाद फिर से उसी सीनियर को बुलाया जाएगा, या उचित लगेगा हाई कोर्ट को तो, या नहीं लगेगा तो हाई कोर्ट भी खारिज कर देगी। जी जी जी। खारिज करने के बाद हाई कोर्ट लिखेगी क्या कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए हमारे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यही ना लिखेगी? जी जी जी। अच्छा, यही लिखेगी तो उसके बाद आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अच्छा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए हम नहीं कर सकते। अरे आप ही तो हो ना सुप्रीम कोर्ट, और कौन है? तो पार्टी आप 2 मिनट में बन गए। एक दिन आप अपनी कोर्ट में केस ठोकिए, बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टी फिर आप अकेले बनोगे, सभी लोग नहीं बनेंगे। अच्छा, ये अकेले पार्टी किसी को बनना हो, यानी अगर आप खर्च करना चाहें, सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील लगाना चाहें, तो वो आपसे फीस लेगा कम से कम 1 लाख रुपए पूरे केस की। ठीक है सर। अब उस केस में डिसीजन भी क्या होगा मैं वो भी बता देता हूं। अभी उस केस में डिसीजन क्या होगा मैं वो भी बता देता हूं कि आपका 1 लाख लग सकता है, टोटल खर्चा आएगा। आप सेशन कोर्ट का एक वकील पकड़िए, 500 रुपए लेगा। ठीक है, अपने ही जूनियर को बोलिए कि हमारे ऊपर केस कर दो कोर्ट में। आप जाके कोर्ट में बोलोगे कि भैया ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो अतः ये आपके हस्तक्षेप के योग्य नहीं है, कोर्ट केस खारिज कर देगी। ठीक है, आप ही के ऊपर केस कर दिया, दोनों आपस में आप लोग मिले हुए हो, जूनियर आप दोनों मिले हुए हो। आपने वकील को 500 रुपए दिया कि 500 रुपए में अपने ही वकील के भी जूनियर होते हैं ना, उनको बोलिए भाई अपना ही एक वकील हमको भी दे देना, एक वकील तुम लड़ लेना, एक ही पेशी में केस खारिज हो जाएगा, तो वकील भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो केस खारिज हो जाएगा, तुरंत दूसरे दिन आपको ऑर्डर की नकल निकलवा के दे देगा, आप हाई कोर्ट में अपील कर दो। फिर हाई कोर्ट का वकील आपसे कम से कम 5,000 रुपए लेगा।
अच्छा। उसको भी समझा दो कि हमारा जूनियर है और ये हम सीनियर है, हम दोनों आपस में मिले हुए हैं, बट ये हमारे ऊपर केस करेगा। आप ही 2 वकील तैयार हो जाओ, एक जन केस करे और दूसरा बोल दे भैया मामला सुप्रीम कोर्ट में है, केस खारिज करवा देना। तो वो वकील भी 5,000 में तैयार हो जाएगा, एक दिन केस लगाएगा, 3, 4 या 5, 6 दिन के बाद उसमें सुनवाई होगी और उसी सुनवाई पे वो केस खारिज हो जाएगा। यानी 10-12 दिन लगे और 10-12 दिन के बाद वो तुरंत नकल ले लिया, 10-12 दिन के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकील 1 लाख से कम लेगा नहीं, पूरे केस का 1 लाख, पेशी का नहीं, पूरे केस का लेगा। मैं बता रहा हूं क्योंकि आपका अमाउंट इतना नहीं है तो वकील ज्यादा न लेगा, लेकिन 1 लाख कम से कम लेगा। और उसका फैसला क्या होगा मैं आपको वो बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भैया हम आपको पैसा दिलाएंगे, आपको अगर हमेशा केस झेलते रहना है लंबे से तो फिर तो आपका वकील 1 लाख नहीं लेगा, फिर वो 10 लाख ले लेगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर केवल प्रपोजल पास कराना है तो ये तरीका बिल्कुल आसान है कि वो 1 लाख आपका वकील लेगा और सीधा पहली पेशी में ही वो ये कहेगा कि मेरे क्लाइंट को पैसा चाहिए। वो प्रपोजल के बारे में नहीं बोलेगा। अच्छा, मेरे क्लाइंट को पैसा चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहेगी भैया पैसा लोढ़ा कमेटी देगी, जब प्रॉपर्टी बिकेगी तब देगी। ठीक है, तब वो कहेगा भैया प्रॉपर्टी बिकेगी, ये 6 महीना पहले प्रपोजल आया हुआ है, वो बेचना नहीं चाहता है, तो हमको पैसा कैसे मिलेगा? तब वहां पर से सुप्रीम कोर्ट कहेगी या सामने वाला वकील कहेगा कि आप अकेले थोड़ी हो, पूरे देश भर के लोग हैं। तो कहेगा देश भर के लोग भूख पे बैठे रहेंगे तो क्या हमको भी खाना खाने का अधिकार नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इतने दिन आप सोए हुए क्यों थे, आप इतने दिन क्या कर रहे थे, आज ही अचानक जाग गए, तो आप कुछ दिन इंतजार करो। लेकिन आप कुछ दिन इंतजार करोगे तो आपका वकील फीस बढ़ाता जाएगा। तो इसका तरीका है, फिर वो वकील लिख के सुप्रीम कोर्ट में ये देगा कि भाई 6 महीने से लोढ़ा कमेटी ने प्रपोजल आपको नहीं दिया। ठीक है, जबकि प्रपोजल आया हुआ हाँ, आया हुआ था। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भी आपके यहाँ नहीं आए हुए थे, हमें ये पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम एक आधार दे रहे हैं कि इन 6 महीने में लोढ़ा कमेटी ने जो सैलरी ली है तो हमारे ही जमा पैसों पे सैलरी ली गई है, बराबर। और लोढ़ा कमेटी जितना भी खर्च करती जाती है उतना हमको भुगतान में कमी आएगी। भाई पूरा भुगतान हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन जितना पैसा बचेगा उसी में से हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल। तो जब उसी में से मिलेगा तो इन 6 महीनों में जो लोढ़ा कमेटी ने खर्च किया वो तो हमारा फिजूल चला गया, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं। तो हम चाहते हैं कि या तो फिर ये 6 महीने की इनकी सैलरी वापस ली जाए, जब जब जितना जितना काम करें उतना पैसा दिया जाए, या फिर हमको आप ये लिख करके दे दो कि आप चिंता मत करो, आपको पूरा ब्याज सहित पैसा मिलेगा। तो ठीक है, लेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको पता तो चलेगा हमारा पैसा, क्योंकि ये पैसा खत्म करते जा रहे हैं ना भाई। पैसा लेट मिले उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा जितना लेट मिलेगा उतना कम मिलेगा। क्योंकि उदाहरण के रूप में सर कि अगर आपने किसी बर्फ, आपके पास 1 कुंटल बर्फ रखी हुई है और दूसरे व्यक्ति ने क्लेम कर दिया कि ये बर्फ हमारी है, अब कोर्ट में केस चल रहा है कि बर्फ भैया इसकी है कि इसकी है, तो जो जिसने केस किया वो पार्टी ये कहेगी कि भैया आप जितना लेट करोगे बर्फ गलती जाएगी। तो बाद में अगर हम जीत भी गए तो हमारे हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं, वो बाकी का वो जो कन्नी बचा हुआ होगा, कन्नी जो बात का लगा वही मिलेगा जी। तो वही है, इसीलिए क्योंकि बर्फ पूरी गलती जाएगी, बर्फ खत्म हो जाएगी, तो हमको मिलेगा क्या? इसलिए हमको या तो फिर ये लिख के दे दो कि हमको भैया इतना पैसा मिलेगा, चाहे मूलधन मिले चाहे ब्याज इतना मिले, आप लिख करके दे दो कि इतना मिलेगा, तो हम इंतजार करते हैं। क्योंकि लोढ़ा कमेटी जितना लेट करेगी उसमें धन घटता जाएगा, ये खर्च करती जा रही है, क्योंकि खर्चा चालू है, इनकम बंद है। तो उसके बाद प्रपोजल आपका तुरंत पास हो जाएगा इस प्रोसेस से। इस प्रोसेस से, लेकिन इस प्रोसेस, इतना प्रोसेस अपनाएगा कौन? लोगों को यह दिक्कत हो रही है। बाकी जब रहा सवाल पार्टी का, तो पार्टी आसानी से सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन सकते। पार्टी बनने का यही तरीका है, एक ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है कि आप प्रपोजल की मांग करो, लेकिन ये कहो कि एक जनहित के रूप में, कि बहुत सारे लोग हैं आपके साथ में। मान लीजिए अगर 25,000 लोगों का भी डाटा आ जाता है तो 25,000 लोग भैया परेशान हो रहे हैं, प्रपोजल क्यों नहीं पास हो रहा है, ये बेचारे लोग इतने परेशान है। तो एक सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक मानवता का भी तो अधिकार है, मौलिक अधिकार भी तो है, जिनका पैसा डिपॉजिट है उनका भी तो कुछ अधिकार है, भले बाकी कस्टमर सोए हुए तो हमारा क्या लेना देना।
तो उस पर प्रपोजल पास हो सकता है। इसीलिए बाकी केवल डाटा कलेक्ट करने के लिए कि टोटल इतने कस्टमर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आप आवेदन दे करके वो कर सकते हैं। उनसे डाटा आप कलेक्ट करके अगर आप उनको मुकदमा ठोकोगे कि हम सारे इन्वेस्टर के तरफ से हैं और हम ये कर रहे हैं, हमारे डाटा इतने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भैया आपके पास जो डाटा है क्या परफेक्ट है, आप जानते हो मतलब इतना ही कस्टमर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। भाई यदि आप मानते हो कि 5 करोड़ 15 लाख हैं, तो फिर 50% आपके पास होने चाहिए, तभी आप पार्टी बन सकते हो। तो इस पर बहुत सारी दिक्कत आएगी, बट हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां की कोशिश में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा बहुत समय मतलब वो खर्च होगा, बस उसको थोड़ा सा झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि 20-20 रुपए पर कस्टमर, तो अगर 20-20 रुपए जाता है तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। बट हाँ ये आएगी कि जिस एजेंट के 500 कस्टमर होंगे, तो वो बंदा बोलेगा कि मैं 20-20 रुपए सबका दूंगा, तो मैं तो बिक जाऊंगा, और कस्टमर तो 20 रुपए देगा नहीं। अगर कस्टमर 20 दे देते था तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी सर, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण फोन कट गई थी। जी जी, तो वही मैं बता रहा हूं सर कि कस्टमर अगर पेमेंट करता है 20 रुपए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजेंट बेचारा देगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो या तो फिर वो दूसरा फंडा अपनाएगा कि अगर उसके 100 कस्टमर हैं तो वो 20 कस्टमर का ही 20-20 रुपए देगा। भाई 20 का दे दिया, 400 रुपए दे दिया, हमारे 20 कस्टमरों के नाम चले गए, फिर देखा जाएगा उसमें जो जो हुआ। ये कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन एजेंट तो इसमें हालत खराब है सर, एजेंटों की आर्थिक स्थिति मजबूत थोड़ी है, एजेंट आर्थिक रूप से टूट चुके हुए हैं। वो कैसे मतलब अमृतसरी कितने लोग कैसे कैसे पहुंचे वो उनको मालूम, जो जो लोग वहां आए थे। तो जी मैं खुद जान रहा हूँ सर कैसे पहुंचा। जी जी बिल्कुल, बस ये है कि हमारे जो सर के ऊपर जो बोझा है ना, उसको उतारने के लिए हम लोग ये जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। बाकी नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं है इतना सब कुछ झेलने की और ये सब करने की। तो पार्टी बनना भी आसान नहीं है अभी। जी जी, तो जो बता रहे हैं कि हम पार्टी बनेंगे, तो वो बता रहे थे आर हाँ नहीं कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है। नहीं अगर जज में अगर इंसानियत आ गई तो जज बना सकता है, जज के हाथ में सब कुछ है। हाँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं सर, पार्टी बनाने पे एक अगर मैनेजमेंट आपत्ति करेगा ना, मैनेजमेंट का वकील, जी, तो कोर्ट तुरंत पार्टी बना देगी। अगर मैनेजमेंट के वकील ने आपत्ति उठाई ना, तो आप तुरंत पार्टी बन सकते हो। अगर कोर्ट ने खारिज कर दिया तो आप उसमें रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो फिर से कि ये कंपनी कौन होती है आपत्ति उठाने वाली, तो पार्टी बन जाओगे। लेकिन अगर आपत्ति उठाएगा सेबी का वकील तो दिक्कत होगी। सेबी का वकील या अटॉर्नी जनरल अगर उसने उठा लिया आपत्ति तब दिक्कत होगी। अटॉर्नी जनरल कहेगा आज तक आप कहां सोए हुए थे, तो अटॉर्नी जनरल भी इशारे पे काम तो करेगा मैनेजमेंट के ना। तो उसके बाद हो सकता है जज का मूड सही हो और उसके मन में दया भाव हो, तो वो कहेगा भैया पार्टी बनने में बुराई क्या है, आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि वो सेबी के खिलाफ थोड़ी बोलेगा। भाई जो पार्टी बनने आया है वो व्यक्ति कंपनी के खिलाफ ही बोलेगा ना, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपका तो हेल्पर हो जाएगा। आप जिसको घेरना चाहते हो उसको घेरने वाला दूसरा बंदा भी हो जाएगा। तो ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये जज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन संविधान नहीं करता, संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि डायरेक्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में आकर के पार्टी बन सकता है। पार्टी बनने के लिए नीचे लोअर कोर्ट से आना पड़ता है, जो दरवाजा है जो रास्ता मतलब एक सीढ़ी है सर। जैसे कोई भी चीज का मान लीजिए आप निचले स्तर पे, जैसे कोई भी हम लोग कंप्लेन यहाँ करते हैं गांव स्तर में, या फिर जब मेरा कोर्ट तभी जाता है जब मेरा जो थाना होता है नियरेस्ट, उसमें मेरी बात जाती है, फिर वो भेजता है ऊपर। इस तरह से ये भी काम है। जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं सर, ये जो कोर्ट का केस होता है ये एक एरोप्लेन की यात्रा के बराबर होता है। आपको एंट्री करनी है, जहां पर गेट बना हुआ है वहीं से एंट्री करना है, यानी वो लोअर कोर्ट हो गई। अगर आप इधर उधर से कहीं जाओगे तो आपको सिक्योरिटी पकड़ लेगी कि यहां से क्यों घुस रहे हो। ठीक है, पहली गेट जो मेन गेट से टिकट करवा के, भले आपने रिजर्वेशन कराया हुआ है, टिकट है आपके पास, लेकिन आप दूसरे कहीं जगह से जाओगे तो सिक्योरिटी आपको घेर लेगी कि यहां से कहां से जा रहे हो, चल इसको अंदर करो। ठीक है, आपको मेन गेट से जाना पड़ेगा, यानी पहली हो गई लोअर कोर्ट। इसके बाद आपको जहाज जब वहां पर एयरपोर्ट पे है आप चढ़ सकते हो, ये हो गई हाई कोर्ट।
ठीक है। लेकिन अगर जहाज वहां से उड़ गया तो अब आप दूसरे जहाज में चढ़ करके और फिर कहोगे हमको उड़ते हुए वहां हवा में ही एक जहाज से दूसरे में जाएंगे, तो ये अनुमति आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और सीढ़ी लगा के भी नहीं जा सकते कि भैया ये जहाज 20 फुट ऊपर है, हम जाके सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हैं, तो ऐसा कोई अनुमति नहीं मिलेगी। वो सुप्रीम कोर्ट उड़ती हुई है, सुप्रीम कोर्ट में ऊपर चल रहा है, अब वहां कोई नहीं चढ़ सकता। आपको चढ़ना था तो वहीं पर चढ़ते, हाई कोर्ट वही थी, वहीं से उसके बाद आपको आना था। तो ये नियम होता है, इसको फॉलो करना पड़ता है, आसान इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमको देखिए इस कोशिश से हमको कामयाबी एक मिल सकती है कि हमारा 41,000 करोड़ का प्रपोजल पास हो जाएगा। ये आसान है। ये वकील क्या, ये तो मैं बता रहा हूं, कोई सामान्य एजेंट हो जाए, एक कस्टमर, एजेंट नहीं कर सकता, कस्टमर जिसका 100 रुपए जमा है केवल, वो कस्टमर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो बोल सकता है और जज उसको बोलने की पूरी अनुमति देगा। लेकिन निरंतर हर पेशी में अगर कस्टमर कोई ना कोई पहुंच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन पहली बार कोई कस्टमर पहुंच जाए तो उसकी पूरी बात सुनी जाएगी और उसका जोर अगर प्रपोजल को लेकर के होगा तो प्रपोजल पास भी हो जाएगा, केवल एक कस्टमर के बोलने पे। वकील खड़ा करके बोल दिया वो तो बहुत बड़ी बात है, तो बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कस्टमर की मतलब कस्टमर की समस्या को लेकर के कि प्रपोजल लेट होने के कारण कस्टमर कितने परेशान हो रहे हैं, आज ये समस्या इसके लिए बोल सकते हैं और प्रपोजल पास करवा सकते हैं। चलिए सर, मैं एक बात सर मैं और कहूंगा, ये जिस बंदे से जिसकी ऑडियो क्लिप मैंने सुनी थी, उनसे थोड़ा इस बात का जरूर जिक्र करिएगा कि भैया वो वकील का हमको नंबर दे दो, हम बात करेंगे थोड़ा। तो हम उनसे पूछे भाई कि हाँ कैसे होता है, थोड़ा कानून तो बताओ हमको। हाँ देखिए सर, अब मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो लोग काम किए इस तरह के लोग जो काम किए इस तरह की कंपनियों में, वो सारे के सारे जो है कि एजुकेटेड पर्सन लोग नहीं है सर। इसलिए बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और बात को समझ नहीं पाने की वजह से जो इतनी परेशानियां बढ़ी हुई है। अभी PACL में जो एजेंट्स लोग हैं वो सारे के सारे मतलब जो है कि ऐसा नहीं कि इस बात को समझते हैं कि क्या चीज है। अभी जैसे मैंने आपको पूछा, मैं भी नहीं जानता था इसको कैसे फाइट करेंगे, वो कैसे पार्टी बनेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा किया सर कि आप हमको बताया ये सब चीज। जी चलिए सर, देखिए अभी बहुत सारे एजेंट हैं जो जितनी कंपनियों में काम किए हैं, वो मतलब बेरोजगार थे और वो 4वीं 5वीं 6वीं पढ़े थे, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो एक आधार कार्ड लाओ, एक फोटो लाओ, आपका ज्वाइनिंग हो गया, आपको तुम काम करो। क्योंकि उसको सही चीज जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ पैसे की उसको बताया गया कि तुम्हारी सैलरी 1 महीने 5 महीने में 10 महीने में इतनी हो जाएगी, आप करो काम। तो इस तरह से लोग फंसते गए। जी बिल्कुल सर, इसी वजह से दिक्कत आई। ना ही वो संविधान को जानते हैं और ना ही कोई कानून को जानते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी वजह से ये दिक्कत हुई। अगर ये सब न हुआ होता तो शायद आज हम लोग मतलब इस दिशा में खड़े ना होते। कंपनी भी अगर बैन लगता तो कंपनी भी निश्चित तौर पे, अगर हम लोग सही होते तो कंपनी भी शुरू से ही सही काम करती, तो ये दिक्कत हमको आती नहीं, और आती तो कंपनी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। कंपनी ने रास्ता इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि उसको पता था कि ये लोग भी ऐसे ही हैं, हम रास्ता निकालेंगे भी तो हमारे को ज्यादा दिक्कत होगी, इससे बेहतर हम चुपचाप बैठ जाते हैं। और अभी भी जैसे अगर कोई चीज को अगर हम लोग लीगली तरीके से फाइट करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ भीड़ ज्यादा देखेंगे वहाँ चले जाते हैं। कोई धरना दे रहा हो या कोई ऐसा समूह को ऐसा संबोधित कर रहा हो कि तुम्हारा पैसा मैं दिलाऊंगा, तुमको मेरे साथ देना होगा, तो वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं क्योंकि उसकी समझदारी नहीं है ना। जी बिल्कुल तो इसी का तोड़ सर, इसी का तोड़ मैंने ये निकाला है कि 11 सवाल सौंपते हुए हर व्यक्ति अपने इंट्रोड्यूसर से रिसीविंग ले ले, क्योंकि ये रिसीविंग बहुत काम वाली चीज है। हर व्यक्ति मतलब उसको सामने वाले को ये भी न लगे कि केवल हमसे ले रहे हैं, वो कहेगा भाई हमने भी तो अपने जूनियर को दिया है ना, सब लोग दे दीजिए एक दूसरे को रिसीविंग सादे पेपर पे। ये रिसीविंग आगे चल के बहुत काम आने वाली है, जो लोग इधर उधर जाएंगे उनकी खटिया खड़ी होगी। हाँ सर जी चलिए सर, जी लाइन पे बने रहे सर। अगले बंदे को भी ले ले, मोहम्मद सादिक अब्बासी जी हैं, बीकानेर राजस्थान से। इसको लगाना था। हेलो नमस्कार सर, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। मोहम्मद सदीक अब्बासी जी, बीकानेर राजस्थान से।
हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? तो जानकारी तो मैंने एक रिक्वेस्ट पहले भी आपको की थी, निवेशकों के लिए एक एप्लीकेशन देनी थी। जी, निवेशकों के लिए जो निवेशक मतलब एजेंट के खिलाफ देंगे वो वाली? हाँ जी, हाँ जी जी सर, तो वो सर मैंने अभी तैयार नहीं किया, वाकई समय नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं दूसरी एप्लीकेशन वो बनाने में लगा हुआ हूँ कि हमको जिन लोगों ने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोढ़ा कमेटी हाथ खड़े करेगी तो उसके पहले कम से कम 6-7 एप्लीकेशन अलग अलग जगह हमको भेजनी है। तो मैं उसकी तैयारी पहले कर रहा था, इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर एजेंट की, मैं जब बनाऊं तब बनाऊं, तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि कस्टमर 16 पन्नों की कंप्लेन ही लगा सकता है। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान देगा कि जिस एजेंट के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है तो कस्टमर केवल उसी के होने चाहिए। 2 कस्टमर अलग अलग एजेंटों के वहां पर साइन नहीं करेंगे, और एक ही एजेंट की कंप्लेन होगी। एक 16 पन्नों में 2 एजेंटों की कंप्लेन नहीं होगी। ठीक है सर, जो 35 नाम लिखे हैं वो लिखे रहे, क्योंकि उनके नाम प्रॉपर्टी है। सर वो महंगी पड़ जाएगी ना कस्टमर को। हाँ ये है सर, किसमें ये दिक्कत होगी सर, कंप्यूटर से निकलवाना उसको महंगा पड़ जाएगा, फिर वो इतनी रजिस्टर करेगा अलग अलग। नहीं, रजिस्ट्री नहीं करनी है सर उसको। अच्छा, वो जो कलेक्टर, एसपी, एसडीएम को है, केवल वहीं पर देनी है। अच्छा, देने के लिए जाएगा तो रजिस्ट्री करेगा ना उसको। अच्छा, रजिस्ट्री यहाँ करेगा सर, तो हाँ ये दिक्कत होगी कि हाँ 4 जगह, 3 जगह ये है, बल्कि एक थाने में भी देनी पड़ेगी, तो 4 जगह करनी पड़ेगी। हाँ चलिए सर, मैं देखता हूँ जी। हाँ उसमें 16 पन्ने हैं सर, हाँ वाकई में। तो उसमें सर एक काम कर सकता है, पीछे के पर तो भी 11 पन्ने तो फिर भी बचेंगे, अगर वो उसकी एफआईआर हटा भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 11 पन्ने बचेंगे सर। चलिए सर, हाँ वाकई नहीं, पर सर आप लोगों के यहाँ कंप्यूटर वाले ज्यादा लेते हैं सर, हम लोगों के यहाँ बहुत कम लेते हैं। हम लोग ये 16 पन्नों की कंप्लेन निकालते हैं तो उसको कुल 15 रुपए देते हैं। नहीं सर, 1 रुपए में तो फोटो स्टेट नहीं करते। नहीं सर, हमारे नहीं सर, हमारे यहाँ फोटो स्टेट का जो होता है 70 पैसे में हो जाती है। हमारे यहाँ 2 रुपए लेते हैं फोटो स्टेट के भी। तो ये तो सर फोटो स्टेट से भी सस्ती पड़ती है, ये तो जानबूझ के बहाना बनाते हैं। बाकी फोटो स्टेट में जो उनका फोटोकॉपी मशीन का जो जितना खर्चा बैठता है ना, इसमें उससे भी कम लगता है। सर वो लेते हैं तो हम अपने क्या कर सकते हैं। हाँ बस ये कि वो बहाना लेते हैं, लेकिन आपको मैं सच्चाई बता दूं कि आप अगर उसके मीटर पे ध्यान दें, यानी मीटर उसको लगा रहे और देखेंगे, अगर वो 100 फोटोकॉपी कराएगा और उसका जो बिजली का बिल मान लीजिए 1 यूनिट चलता है 100 फोटोकॉपी में, और ये आप पेन ड्राइव से जाकर के या मोबाइल से 100 उसकी कंप्यूटर में लगा के प्रिंट निकालेंगे, तो उसका खींच खींच के 33% यानी 1 यूनिट का तीसरा हिस्सा लगेगा। वो तो इनके मानते भी तो नहीं है ना सर, कोई कंप्यूटर वाला नहीं मान रहा दिखाने में। तो सिविल लाइन में सर, सिविल लाइन कचहरी में, हाँ वहाँ पे भी यही पोजीशन है। अच्छा, वही कभी जगह फायदा लेते हैं, वैसे नहीं, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम होता है। क्योंकि फोटोकॉपी में जानते हैं सर क्या होता है, पहले वो पेपर रखता है और उसको उसकी फोटोकॉपी मशीन पहले स्कैन करती है, फिर उसकी प्रिंट निकालती है, और ये स्कैन करने का झंझट ही नहीं है, सीधा प्रिंट निकलता है, स्कैन किया हुआ है। वो कहते हैं कि कंप्यूटर से हमें निकालने में ज्यादा महंगा पड़ता है। कुछ नहीं, सस्ता पड़ता है, बट हाँ कंप्यूटर का नाम आ गया कि हमने 30,000 का कंप्यूटर खरीदा है, उसका भी पैसा लेना है आपसे। वो भी है, फिर यहाँ पे कचहरी के आसपास की जो दुकानें हैं वो बहुत महंगे किराए में लोगों की। हाँ बस इसीलिए फायदा उठाते हैं। बाकी मैं बता दूं सर कि ये मतलब जो है कंप्यूटर से निकालने में बहुत सस्ती पड़ती है। हमारे यहाँ तो यही लोग बोलते हैं कि भैया फोटोकॉपी कराओ, नहीं सभी लोग मोबाइल पे लेके आओ तो हमको आसानी से हो जाए। भाई मैं बता दूं 16 पन्ने जब हम निकलवाते हैं तो 15 रुपए लेते हैं, लेकिन यही अगर हम 4 सेट निकालते हैं, यदि हम 4 सेट निकालते हैं तो 16 चौको 64 कॉपी होती है, हम कुल 50 रुपए देते हैं। नहीं, यहाँ पर 50 में खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से निकाला ये तो और आसान हो गया।
कोई दिक्कत ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर में इतना ज्यादा, क्योंकि उनका मेहनत भी ज्यादा ना सर, क्योंकि फोटोकॉपी में वो एक एक कागज डालेंगे फिर निकालेंगे, यानी उनकी खुद की मेहनत भी। और कंप्यूटर में मोबाइल में गया, एक बार बटन दे दिया, इंटर दे दिया, अब बस चुपचाप बैठ जाएंगे, अपना दूसरा काम करेंगे, थोड़ी देर के बाद 64 कॉपी हाथ में आ गई अपने आप। वो तो सर कचहरी के पास है, जो फोटो स्टेट करते हैं वो 1 रुपए से नीचे की बात ही नहीं होती, कहीं 1.5 देते हैं, कहीं 2 रुपए देते हैं। तो ये सब लूट खसोट का है। बाकी मैं बता दूं, ये जो मोबाइल से प्रिंट निकलती है वो फोटो स्टेट कॉपी से तीसरे हिस्से में आती है, 33% खर्चा होता है उनका। हाँ, पेपर उतना ही लगेगा, चाहे फोटो कॉपी कराएगा चाहे वो कराएगा, पेपर उतना ही लगेगा। तो जो पेपर आता है वो 140 रुपए का बंडल आता है, 500 पीस। मैं ये देख रहा था कि वो क्या 1 या 2 पेज की निकला देते ना अपने इसकी। जी जी सर, मैं कोशिश करता हूँ, चलिए मैं बना देता हूँ सर। बाकी वैसे एक हमने और बनाई है कि जिनको कस्टमर परेशान करते हैं तो उनके लिए मैंने एक बना दिया, क्योंकि 3 पन्नों की कंप्लेंट बनाई हुई है, उसके बाद वो एफआईआर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोई कस्टमर आते हैं घर में परेशान करने तो पुलिस उनको रोकने नहीं आएगी। तो उसके लिए हमने एक कंप्लेंट बनाई है कि वो लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट और आरएस विर्क को भेज देगा, वो कस्टमर भेजेगा सिंगल, एक ही पेज की बनेगी, 1 पेज की एप्लीकेशन रहेगी, 1 पेज का बॉन्ड की फोटोकॉपी और 1 पेज उसने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वो 3 पेज मिला करके रजिस्ट्री करके तीनों जगह भेज दे। तो उससे क्या होगा कि कम से कम दोबारा वो कस्टमर अगर एजेंट के पास आता है तो वो वही बोलेंगे कि भैया आपने 3 जगह रजिस्ट्री की है, अब वो पैसा वहीं से आना है और कार्रवाई वहीं पर चल रही है। फिर अगर आपके बाद कुछ भी बोलता है तो आप थाने फोन करोगे तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, कस्टमर के खिलाफ। जी, बाकी वो कस्टमर की जिसके एजेंट सोए हुए, मैं वो एप्लीकेशन चलिए सर बना देता हूं, कल परसों तक ही देखता हूं समय निकाल के, तो मैं जरूर बना के जल्दी आपको प्रोवाइड करा देता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर लाइन पे बने रहें। दिलवीर सिंह रावत जी हैं, टिहरी उत्तराखंड से। हेलो, हाँ नमस्कार सर, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में आपका स्वागत है सर। दिलवीर सिंह रावत जी, टिहरी उत्तराखंड से। जी 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 सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताएं सर क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? जी जानकारी तो सर मैं तो ये सोच रहा था आज हमारा नंबर कट गया है। जी जी नहीं नहीं सर, 10 मिनट लेट हो गई है, बहुत सारे लोग थे तो धीरे धीरे करके, और समय भी थोड़ा कुछ ज्यादा बातें हो गई आज, तो उसकी वजह से लेट हो गई सर। जी 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 जी। और शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार का दिन था तो नए लोगों को पहले ले लेते हैं सर। शुक्रवार के दिन, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को नए लोगों को पहले लेते हैं, तो इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। जी सर, बात ये 14 तारीख परसों 13 तारीख को मेरठ में त्यागी जी के साथ मीटिंग होने वाली है जी। तो सर वहाँ पे कोई मनोज जी है जी, तो उनको भी लेना था लाइव, तो उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। अच्छा, उन्होंने आपका फोन रिसीव ही नहीं किया? जी रिसीव ही नहीं किया, मैंने 3-4 बार कॉल की जी। तो उनको मैं ये सोच रहा था कि बिष्ट जी को भी लेके लाइव, परंतु वो भी आप सो गए होंगे, बहुत देर होगी। हाँ तो सर कल मैं 8:30 बजे चालू कर दूंगा और सबसे पहले मैं आप लोगों को ले लूंगा सर। जी तो ठीक है सर, कल अब वो कुछ जानकारी लेना चाहते थे ना, मेरठ से ही है उनके त्यागी जी के, हालांकि उनके जूनियर तो नहीं है वो। अच्छा। तो उनमें सर वो ये चीज निकल के आई है कि वो परसों मीटिंग तो ले रहे हैं, त्यागी जी भी ले रहे हैं उस मीटिंग को, त्यागी जी को बुला रहे हैं, चौराला में मीटिंग हो रही है मेरठ में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, तो मैं कल 8:30 बजे ही मैं प्रोग्राम चालू कर दूंगा और सबसे पहले मैं आपको ले लूंगा जी। और फिर भी आप दिन में मनोज जी को फोन कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, नहीं तो मैं 8:30 बजे कॉल करेंगे सर, तो उस समय फिर उठाएंगे, देखते हैं वो लोग। तो सर मैं ये राय लेना चाह रहा हूँ आपसे जी कि मनोज जी ने मुझे आज सुबह फोन किया कि भाई साहब मुझे कुछ मार्गदर्शन करो कि हम क्या पूछे, उनको कैसे क्या पूछे। मैंने कहा 11वां सवाल का जवाब ले लो उनसे लेके जी। अगर 11वां सवाल का वो जवाब दे देते हैं सही जी, तो पेमेंट हमारा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, हाँ भाई उस पर अमल करें।
भाई हकीकत है सर, अगर त्यागी जी और त्यागी जी, क्योंकि देखिए भाई भले अलग अलग टीम हो, जैसे बिहार की टीम है आपकी, ये राम जसपाल है और रामाशंकर है, वो लोग भी अपने जूनियरों को बोलते हैं कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं। इधर आपके तेजेंद्र पाल चन्नी है राजस्थान में, ठीक है सर। अगर ये सारे लोग 8-10 लोग उधर आपके महाराष्ट्र में हैं, आपके थरवल जी, अगर ये सभी लोग एक दूसरे को फोन पे बात करेंगे और सभी लोग इकट्ठे होकर के जाके सिकंदर सिंह ढिल्लों से मिलेंगे, तो सिकंदर सिंह ढिल्लों इनकी बात नहीं काटेगा। और 11वें सवाल और भी आई है सर सामने जी, एक ही सामने ये भी आई है जी। और त्यागी जी का कहना ये भी है कि बोला मैं आपको चेयरमैन साहब से मिला सकता हूँ। हाँ ठीक, तो इस चीज के लिए सर आप कल ये बता देना, हमको थोड़ा मार्गदर्शन भी करना है। बेस्ट जी भी लाइव ले लेंगे कल। और नहीं मेरे को एक बात बताइए, नहीं चेयरमैन कौन सर, चेयरमैन कौन? निर्मल सिंह बंगू जी। तो सर मेरे को एक बात बताइए, निर्मल सिंह बंगू से आप मिलेंगे भी तो आप क्या करेंगे, कितने लोग मिलेंगे, पहले ये बताइए। मैंने जिस वजह से फिर मैंने आज बात की है जी, देखो उसके लिए बोला हमें प्लान करना पड़ेगा कि मैंने कहा आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि अगर आप भाई भी उनसे मिलने का टाइम ले लेते हैं या मिल भी जाते हैं जी, तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं उनसे? हाँ भाई माहौल, क्योंकि कल आप बोलोगे ये प्रपोजल दे, निर्मल सिंह बोले भाई मैं नहीं दूंगा, वो जो करेगी लोढ़ा कमेटी करेगी, तो उसके बाद आपका रिएक्शन वहां पर क्या होगा? जी 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 हाँ, मैं आपसे ये मतलब कल हम विचार इस मामले में साझा करना चाहेंगे हम आपसे जी। भाई उसके लिए फिर उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, आप कितने लोग मिलते हो, क्योंकि आप 4 लोग होगे तो आप 4-5 लोग वहां कुछ ज्यादा थोड़ी बोल पाओगे। जी 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 बिल्कुल 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 जी। तो आप उसके लिए फिर त्यागी जी खुद तैयार रहें। भाई त्यागी जी हो गए, मेरी बात समझिए, जैसे जो लोग निर्मल सिंह बंगू से मिलने जाएंगे, मान लीजिए आप लोग 4 लोग जाते हो, ठीक है सर, 4 लोग आप हो गए, आप अपनी बात रखोगे, ठीक है, लेकिन आपकी बात को मजबूती के साथ रखे उसके लिए त्यागी जी जैसे 3 लोग और चाहिए। त्यागी जी जैसे उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया ना, तेजेंद्र पाल चन्नी हो गया, मंगेश थरवल हो गया और त्यागी जी हो गए, और आप राम जसपाल को ले लीजिए। अगर ये 4 लोग भी साथ में चलते हैं और इन चारों को पहले ही बता दीजिए कि आप ये चाहते हो कि 11वें सवाल पे अमल हो, भाई कल को मेरी बात समझिए, वहां पर आपको त्यागी जी मिलवा दिए कि हाँ आप बात करिए, और फिर जो भंगू बोल रहा है त्यागी जी भी वही बोलने लगे वहां पर, तो ये त्यागी जी आपके साथ है, पहले ये तो क्लियर कर लीजिए भाई आप 11वें सवाल पे अमल करवाने के लिए आप भी हमारे साथ बोलोगे ना। भाई दिक्कत क्या है, भाई 11वें सवाल पे अमल हो जाए, सबको पेमेंट ब्रांच के माध्यम से मिल जाए, आप प्रपोजल दीजिए, और आप लोगों को कोर्ट में यदि सहयोग चाहिए तो सारे एजेंट आपके साथ हैं। जी जी सर आपको याद होगा जी, उस दिन जिस दिन त्यागी जी से पहली बार बात हुई थी, उस दिन ये 11वें सवाल पे ही अटक गया था मामला। जी जी हाँ बिल्कुल, उस दिन तब तक उनका फोन कट गया था। जी जी, मैं ही चाहता हूँ कि ये बात से वहीं से शुरू कर दी जाए। जी ठीक है सर, तो कल मैं 8:30 बजे लगा दूंगा सर, सबसे पहले मैं आप ही लोगों को लाइन पे ले लूंगा और उन पे दबाव बनाइए कि भाई हम लोग जो चाहते हैं, मकसद समझिए, हमारा किसी प्रकार का विवाद किसी से भी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान जल्द हो, क्योंकि दिन ब दिन हमारे लिए समस्या गंभीर होती जा रही है। जी तो मैं 8:30 बजे सर कल कॉल करता हूँ, आप तब तक बिष्ट जी को भी तैयार करें, उनसे अच्छे से समझाएं कि भाई आपका फोकस या तो 11वें सवाल पे अमल पे हो, तो हमें बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलो जो प्रॉपर्टी है उनकी है, किसके नाम है हमारा मतलब नहीं है, ये प्रपोजल अगर दे देते हैं हम पूछेंगे जी हम पूछेंगे नहीं प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जी 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 जी, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि भुगतान चालू हो जाए और ब्रांच के माध्यम से हो जाए, तो हम लोगों के लिए सोने पे सुहागा है। जी जी बिल्कुल 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 सही बात है सर, उस दिन सर बात ठीक लाइन पे आ रही थी पर उस दिन कट गया। जी जी चलिए सर, मैं कल फिर 8:30 बजे मैं आपको भी करूंगा और उनको भी,
तो ले लेंगे लाइन पे, आप पहले भी बात कर लीजिएगा, तो उसके बाद मैं लगाऊंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइन पे बने रहे जब तक अगले बंदे हम उनको भी लाइन पे ले लें। SK सुरेश खोट जी हैं बेलगाम कर्नाटका से। चलिए, इनका फोन कॉल रिसीव नहीं हो पाया और समय बहुत हो रहा है, तो इसी के साथ हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए सभी साथियों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। कर दीजिए, पहले कर दीजिए, पहले जय भारत तो बोल दीजिए।